start, आई वांट टू लेट यू इन्फॉर्म दैट कि यहाँ पर कुछ क्लासेस अपनी है ना अपडेशन क्लासेस चलती रहेंगी, ये चलती रहेंगी। तो इसलिए आपको जो ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप जो आपने ज्वाइन करा हुआ है उसको आपको लेफ्ट नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज लास्ट तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये अपडेशन जो होता है इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, प्लस अपन कई जगह यूज भी कर सकते हैं, प्लस कुछ आंसर्स राइटिंग भी यहाँ पर सेशंस चलेंगे। इसलिए ये क्लास को आपको अपडेशन क्लास बहुत रिक्वायर्ड होती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ठीक है। तो अप टू डेट जब आप एग्जाम देंगे, जिस दिन आप एग्जाम देंगे, चाहे वो दिन सुनहरा दिन 1 साल बाद आए या फिर 2 साल बाद आए, आई कीप अपडेटिंग द कोर्स, है ना। जिससे कि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो कि कल का टॉपिक भी रहेगा, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारा टाइम भी वेस्ट करा होगा, बट आज आपको जो नॉलेज मिलेगी दैट इज वेरी प्रिसाइज नॉलेज, ठीक है। आज जो आपको मिलेगी वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ चीजें आपको पता भी नहीं होगा, वो सब चीजें भी मैं इसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम ये टॉपिक खत्म कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा, तो कल मैं आपको प्लेसेस इन न्यूज रिलेटेड जो है, इसके प्लेसेस इन न्यूज, वो भी मैं आपको यहाँ पर इसके अंदर बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें प्लेसेस इन न्यूज में आती है। उसके बेसिस पे अपन प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को 2 दिन लगेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। आज की क्लास 45 मिनट्स की होगी, क्योंकि मैं प्रिपेयर ही कर रहा हूँ इस टॉपिक को आपके लिए उस पर्सपेक्टिव से कि जिससे कि एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहे। और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बता दिए, तो वही पॉइंट आपको देखना है और ज्यादा इसके अंदर आपको कुछ देखना नहीं। देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है रशिया यूक्रेन वॉर का, पहले आप ये समझिए, है ना। तो रशिया यूक्रेन वार का अभी तक आपको ये समझ में आता होगा कि देखिए यूक्रेन जो है, दैट इज ए व्हाट, दैट इज अगर आप कहेंगे कि बफर बिटवीन द रशिया एंड आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और एक तरह से यूक्रेन जो है वो नाटो के अंदर जाना चाहता था, रशिया उसका अपोज करता है, इसलिए तो यूक्रेन मानता नहीं है, प्लस यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज होती हैं वो भी नहीं मानती हैं, तो इसके कारण नाटो देश भी नहीं मानते हैं। इसके कारण क्या होता है, रशिया और यूक्रेन के बारे में बीच में युद्ध चढ़ जाता है। बट कोई भी युद्ध जो होता है ना, उसका ये एक 2 इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाया था कि 2 चीजें होती हैं, 2 कॉज के अंदर अगर आप देखेंगे 2 चीजें होती है। तो बिग कॉज, बड़ा कॉज क्या है, ठीक है। और एक होता है ट्रिगरिंग इफेक्ट, कि ट्रिगर क्या करा। तो आप ये कहेंगे कि नाटो के अंदर जब ज्वाइन करा वो एक ट्रिगरिंग इफेक्ट था, दैट वाज नॉट द बिग इफेक्ट जिसकी बेसिस पे सब कुछ सराउंड हो रहा है, वो चीज नहीं थी इसके अंदर। तो हम आज चीज वो डायमेंशंस भी इसके अंदर पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि पहले यूक्रेन इंडिपेंडेंट था, ठीक है। अगर अपन देखें 1917 से लेकर 1920 तक कुछ टाइम के लिए यूक्रेन इंडिपेंडेंट रहा था। उसके बाद 1920 के बाद यूक्रेन रशिया के साथ यूएसएसआर का पार्ट हो गया था, आफ्टर सोवियत रिवॉल्यूशन, आफ्टर रशिया रिवॉल्यूशन, है ना। उसका यूएसएसआर का पार्ट हो गया था। यूएसएसआर के अंदर एक और पार्ट हो गया यूकेएसएसआर, ठीक है, यूक्रेन एसएसआर, राइट। यूएसएसआर का एक वन ऑफ द जो कंट्रीज थी, जो जो की यूनियन बनाई थी, सोवियत यूनियन बनाई थी, उसके अंदर एक यूक्रेन भी था, ठीक है। तो यूक्रेन एक तरह से, रशिया सबसे बड़ा था उसके अंदर, और यूक्रेन एक तरह से इसका भाई था, राइट, ऐसे सब समझिए। अब क्या होता है कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होके उसकी डेब्रिज पे रशिया नामक एक बड़ा कंट्री बन जाता है, और ये सारी कंट्रीज अलग अलग हो जाते हैं, यूक्रेन और सारी अदर कंट्रीज होती है वो अलग अलग हो जाती है। अब क्या होता है कि यूक्रेन के अंदर है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज नोन एज क्रीमिया, ठीक है। अब ये जो क्रीमिया होता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया। और एक्चुअली इसके अंदर रशिया के अंदर यहाँ पे अगर क्रीमिया के अंदर देखेंगे, सिवेस्टोपोल नाम की जगह है, तो यहाँ पे रशिया की ब्लैक फीट नेवी जो होती है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे और भी, जैसे सिम्फरोपोल जो है, यहाँ पर भी रशिया की जो है नेवीज जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सेस ऑफ द सी, ब्लैक सी का एक्सेस यहाँ से मिलेगा इसको, और फिर ही वो नीचे इंडियन ओशन और उसके अंदर भी जा पाएगा, ठीक है। तो ब्लैक सी के एक्सेस के लिए दिस क्रीमिया वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और क्रीमिया वाज ए पार्ट ऑफ यूक्रेन, और क्रीमिया को यूक्रेन का पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, क्रीमिया को एक तरह से गिफ्ट दिया था रशिया ने वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है। वो अपन ने क्रीमिया वार ऑफ एनेक्सेशन और क्रीमिया के ऊपर सब कुछ अपन ने इसके अंदर देख लिया था, राइट। अब देखो रशिया को चाहिए था क्रीमिया, अब यूक्रेन इससे अलग हो गया, तो रशिया का थोड़ा सा घबराया जाएगा, क्योंकि रशिया की ब्लैक फीट नेवी जो है ना वो यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे ब्लैक फीट नेवी जो होगी उसका सिंबल भी होता है, ठीक है, और उसका सिंबल इस तरह का है, सेवेस्टोपोल के अंदर यहाँ पर इसकी ब्लैक फीट नेवी है। अब क्या होता है, रशिया 1997 की बात अपन करते हैं, रशिया इससे एक ट्रीटी साइन करता है यूक्रेन से, दैट इज नोन एज पार्टीशन ट्रीटी, कि भाई पार्टीशन हो गया हमारा तो एक ट्रीटी हम साइन करते हैं, ठीक है।
और इसके अंदर ये सारे जो है ना, ये जो जैसे बेसेस होंगे, नेवल बेसेस, इन सबको बांटेगा कि ब्लैक फ्लीट नेवी रशिया की है, पर यूक्रेन पर ये कहाँ पर, यहाँ पर एस्टेब्लिश कहाँ पर है, ये एस्टेब्लिश है पूरा का पूरा सेवेस्टोपोल के अंदर, बिकॉज वहीं पर उसकी जरूरत है ना, क्योंकि उसको सी का एक्सेस उसको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। तो रशिया ने बोला कि भाई तू क्रीमिया तो तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है 1997 की पार्टीशन ट्रीटी के अंदर, बट मुझे है ना कुछ ये पोर्ट्स जो है ना उसको एक्सेसिबिलिटी मेरे को दे दे, कुछ बेसिस मुझको प्रोवाइड कर दे। और इस पार्टीशन ट्रीटी के लिए बोला गया, इस पार्टीशन ट्रीटी के अंदर आपको ये पता नहीं होगा, पर पार्टीशन ट्रीटी के अंदर ये बोला गया कि आने वाले जो होंगे, आने वाले 25 साल तक, ठीक है है ना, हम क्या करेंगे, हम आपको ये दे देंगे, ठीक है, हम आपको ये जो होंगे आने वाले 25 साल तक ये बेसिस हम आपको दे देंगे। अब 25 साल का मतलब क्या है, 2017 तक हम आपको ये बेसिस प्रोवाइड कर देंगे, लीज पर दे देंगे, जैसे लीज पर देते हैं, ठीक है वैसे। तो अब होता क्या है समझिए कि 1997 रशिया यूक्रेन साइंड ए पार्टीशन ट्रीटी dividing armaments and the bases between them. Ukraine also agreed to lease major parts of its new base Sevastopol to the Russian Black Fleet Navy until 2017. 2017 तक इसने अपने इसके अंदर दे दी। अब बात यह है कि 2017 के बाद क्या होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था पहले यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन जो है, ठीक है, दैट इज ए बफर बिटवीन द रशिया एंड द यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्रेन के अंदर ये वाला जो पार्ट है दैट आर प्रो रशिया, ठीक है, प्रो रशिया है। और ये वाला जो पार्ट होता है जनरली ऐसा ही होता है हर जगह भी, ठीक है। ये वाला जैसे अपन नेपाल पढ़ रहे थे, तो नेपाल जो है बफर है बिटवीन चाइना एंड द इंडिया, तो नेपाल का ऊपर वाला जो पार्ट है पहाड़ी वाला पार्ट दैट इज प्रो चाइना, और नीचे मदेशीज वाला जो पार्ट है दैट इज प्रो इंडिया। इसी तरह से रशिया के अंदर, यूक्रेन के केस के अंदर भी हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो पार्ट है दैट इज प्रो रशिया, और ये पार्ट है दैट इज प्रो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और प्रो वेस्ट। अपन इसके अंदर इस तरह से बोल सकते हैं कि चल लोग चाहते हैं कि हम वेस्ट के साथ रहे, वेस्ट के साथ अच्छा एसोसिएशन हमको यहाँ पर मिले, इस तरह से यहाँ पर होता है। तो आप देखेंगे 2005 से लेकर 2010 तक जो यूक्रेन को रूल कर रहा था, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट था, ही वाज प्रो वेस्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। और वो हमेशा रशिया के अगेंस्ट में चीजें करता रहे। उस प्रेसिडेंट का नाम है यूशेंको यूशेंको, ठीक है, यूशेंको ना, विक्टर यूशेंको। तो 2005 से लेकर 2010 तक विक्टर यूशेंको वाज द प्रेसिडेंट। और यूशेंको क्या बोलेंगे, यूशेंको ये बोलेंगे कि हम रशिया के अगेंस्ट में रहेंगे साहब हमेशा, और वो हमेशा नाटो के साथ जाएंगे, नाटो के मेंबर बन जाएंगे, इस तरह से बोल रहे थे। और उन्होंने उस ट्रीटी के ऊपर भी स्ट्राइक कर दिया, ट्रीटी के ऊपर कहा कि 2017 के बाद हम क्या करेंगे, हम इस ट्रीटी को वापस से रिन्यू नहीं करेंगे, वी विल नॉट रिन्यू दिस वन, हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे, इस पार्टीशन ट्रीटी को हम रिन्यू नहीं करेंगे 2017 के बाद। इससे रशिया को थोड़ा दिक्कत हुआ। रशिया ने कहा कि भाई देखिए, क्रीमिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सेवेस्टोपोल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक पिट नेवी के लिए, अदरवाइज हमारी सिक्योरिटी को खतरा होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो जाएगा, बहुत सारा हम यहाँ से ट्रेड करते हैं वो नहीं हो पाएगा, बहुत सारे हम आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं वो भी नहीं हो पाएगा, ब्लैक सी का एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ठीक है। तो विक्टर, अब देखो यहाँ पर इस तरह से होता है, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ विक्टर यूशेंको, ठीक है, जनवरी से लेकर 2005 से लेकर 2010, फरवरी 2010, the Ukrainian government declared that the lease would not be extended and the fleet would have to leave Sevastopol by 2017 तक उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, रशिया की ब्लैक फ्लीट नेवी को यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। अब इससे बहुत खतरनाक तरीके से परेशान हो गए रशिया के पुतिन, ठीक है, रशिया पूरा अगर आप देखिए। और यहाँ पर क्या होगा, रशिया पूरा साम दाम दंड भेद लगाकर 2010 के अंदर जो उसके इलेक्शन होंगे, 5 साल बाद इलेक्शन होंगे 2010 के अंदर, और 2010 के अंदर इलेक्शन होंगे, यहाँ पर ये एक आदमी को जिता देगा जिसका नाम है विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच जीत कर, आपको सिर्फ इसको एक स्टोरी की तरह रखना है, आपको कुछ भी, बस आपको ये याद रखना है, एक तो पार्टीशन ट्रीटी आप इसके एग्जाम के अंदर लिखेंगे, ब्लैक सी फ्लीट रशियन नेवी, ठीक है, इस तरह से नाम याद रखना है, ठीक है। और आपको ये रखना है कि पार्टीशन ट्रीटी जो है वो क्या थी, वो आपको दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है, कभी भी कहीं पे भी अपन यूज कर सकते हैं। 2010 के अंदर इलेक्शन होते हैं, यूक्रेन के अंदर जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं विक्टर यानुकोविच, और इसका पूरा का पूरा रशिया को सपोर्ट था, और पूरा का पूरा यहाँ पर बोला जाता है कि पूरा सपोर्ट जो दिया गया था वो पुतिन के द्वारा दिया गया था। अब ये जब यहाँ पर प्रो रशियन गवर्नमेंट के हैं, तो ये सारी चीजें वो करेंगे जो रशिया के फेवर में। यस अभिषेक प्लीज। सर ये यूक्रेन 1991 के बाद अलग हुआ या 97 में अलग हुआ है रशिया से? नहीं, 1991 के बाद ही हुआ है ट्रीटी तो पार्टीशन। सर फिर मतलब ये 97 में फिर कैसा पार्टीशन की ट्रीटी, क्या मतलब?
पार्टीशन ट्रीटी एक नाम दिया गया है कि 1997 में तक तो वही चल रहा था कि सारा जो भी था वो रशिया कंट्रोल कर रहा था, फिर उसका यूक्रेन और रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हो जाती है, भाई आप कुछ ही समय तक आप इसको ले पाएंगे, है ना। 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ और यूक्रेन जो होगा एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगा, पहले भी एक तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर बनेगा, राइट। और इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के बाद अब ट्रीटी होते होते 6 साल लग गए, वो 1997 की ट्रीटी होते हुए 6 साल लगा, उससे पहले स्टेटस को चलता रहा अभी अच्छा, तक। ठीक। तो सर ये क्रीमिया भी 91 से मतलब यूक्रेन का ही पार्ट? हाँ बिल्कुल, क्रीमिया तो अभी तक यूक्रेन का पार्ट था 2014 तक, ठीक है सर। है ना। 2014 तक ठीक। जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ, मैंने तुमको पढ़ाया था एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, अभी इसमें हाँ भी बता हाँ, देंगे थोड़ा बहुत, है ना, ठीक है सर। तो क्लियर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एवरीथिंग इज शुड बी क्लियर, है ना। अब इसके बीच में बहुत सारी कहानियां हैं, है ना, बट वो कहानियां आपके काम की नहीं, एग्जाम के काम की नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक एक चीज को पॉइंट को आप करें, पर ये कम से कम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि ये भाई साहब आते हैं यानुकोविच, और यानुकोविच आते ही एक पैक्ट साइन करते हैं जिसको बोला जाता है खारी खारी खारकीव पैक्ट। खारकीव पैक्ट क्या करते हैं, या खारको अकॉर्ड, ये साइन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे एक खारकीव पैक्ट और खारको अकॉर्ड ये साइन कर रहे हैं, और जिसके अंदर ये क्या कहते हैं कि भाई क्रीमिया जो होगा उसकी जो नेवल फैसिलिटीज होगी वो रशिया को लीज पे दी जाएगी, अंटिल व्हाट, अंटिल 2042। मतलब इसने भाई ने क्या करा, 25 साल और बढ़ा दिया, 2017 के बाद 25 साल इसके अंदर और बढ़ा दिया, और कहा कि उसको हम 30 साल भी कर सकते हैं अगर हमको डिस्काउंटेड कॉन्ट्रैक्ट दे देगा रशिया अगर नेचुरल गैस डिस्काउंटेड रूप में देता रहेगा तो हम उसको 5 साल और बढ़ा देंगे। मतलब जो पुतिन जिसके कारण परेशान हो रहे थे, तो वो उसके लिए क्या हो गया, वो ठीक हो गया, क्योंकि प्रो रशियन गवर्नमेंट वहां पे थी। यानुकोविच ने एक तरह से खारकीव पैक्ट, इस पैक्ट का नाम याद रखें प्लीज, और खारकोव अकॉर्ड, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर आ जाएगा, फिर किसी को पता नहीं चलता, आजकल प्रीलिम्स बहुत डीप में जा रहा है, इसीलिए जो 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स है वो मैंने अभी से स्टार्ट कर दिए, और बहुत ही डीप में मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, उसको भी आपको देखना है अपनी प्रिपरेशन के साथ रखते रखते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2017 तक आप यहाँ पर देखेंगे, 2017 की जगह 2042 तक यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो 25 ईयर्स और इसके अंदर बढ़ा दिया गया। अब जैसे ही साइन होता है ना, और प्रो रशियन जो गवर्नमेंट होती है, प्रो रशियन गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेती है उनके खिलाफ एक मास मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर, यूक्रेन, ठीक है। यहां तक अपन को इसके अंदर समझ। तो एग्रीमेंट साइंड ऑन द 21 अप्रैल 2010 इन खारकीव, यूक्रेन, बाय द यूक्रेन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच एंड रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव, ठीक है, एंड रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द दो कंट्रीज ऑन 27 अप्रैल 2010। रेटिफाइड भी यहाँ पर हो जाता है। अब रशिया जो परेशान हो रहा था, रशिया की परेशानी का सॉल्यूशन हो जाता है कि भाई इस तरह से, और रशिया भी ये कह रहा है कि भाई हमको यहाँ पर कोई भी चीज इसके अंदर क्या करना है। खारकीव पैक्ट क्या हो, देखो खारकीव पैक्ट का मतलब क्या है कि जो अपन ने पार्टीशन ट्रीटी थी ना, पार्टीशन ट्रीटी के अंदर ऐसा बोला गया था कि जो पार्टीशन ट्रीटी में ये बोला गया था कि जो बेसिस है, ठीक है, नेवल बेसिस जैसे सेवेस्टोपोल है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, रशिया का रहेगा, उसको लीज पे दिया गया था। पर वो लीज पर दिया गया था 1997 के अंदर, बोला गया था कि लीज पे दिया जाएगा 2017 तक, और 2017 के बाद वापस से वो बेस ले लिया जाएगा। वहीं जो खारकीव ट्रीटी होती है, खारकीव ट्रीटी जो खारकीव पैक्ट होता है, उसके अंदर ये बोला गया कि नहीं 2017 तक नहीं, 2042 तक हम क्या करेंगे, इसको रशिया को देकर रखेंगे। दिस इज खारकीव पैक्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। नीरज, दिस इज क्लियर? ठीक है। अब क्या होता है आगे, आगे की साइड हमको अब देखो प्रीलिम्स में इस तरह से आ सकता है, पार्टीशन ट्रीटी क्या थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसका बताओ, ठीक है। आपको तो ये पैक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्या होता है, दूसरा डिसीजन क्या लेता है, दूसरा डिसीजन क्या होता है, यानुकोविच, एक है ना ट्रीटी थी जो यूरोपियन यूनियन से ये कर रहे थे, उस यूरोपियन यूनियन के ट्रीटी का नाम है यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एसोसिएशन एग्रीमेंट, एसोसिएशन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। इसके अंदर अगर ये ट्रीटी साइन हो जाती है तो यूरोपियन यूनियन के यूक्रेन जो है बहुत क्लोज आ जाता, मतलब प्रो यूरोपियन यूनियन ट्रीटी थी। अब इस ट्रीटी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, आपको जानना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर क्या जानना इंपॉर्टेंट है, आप यानुकोविच जो होते हैं इस ट्रीटी को 2013 के अंदर, नवंबर 2013 के अंदर इस ट्रीटी को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ये ट्रीटी साइन होने वाली थी, ठीक है, इनसे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे वो ऐसे काम करके चले गए थे, इस ट्रीटी को साइन होना ही था, है ना। और ये टालते रहते थे यानुकोविच, और ये था कि नवंबर 2013 में तो ये ट्रीटी साइन हो ही जाएगी, और अगर ये ट्रीटी साइन हो जाती
तो आप देखेंगे ये यूरोपियन यूनियन के बहुत क्लोज हो जाता है यूक्रेन। जैसे ये ट्रीटी रिजेक्ट की जाती है तो यूक्रेन के सारे लोग जो थे जो कि प्रो ईयू है, वो सारे के सारे ऐसे हाथों में दिए लेकर बैठे थे कि भैया ये ट्रीटी जो होगी ना वो हमारी क्या हो जाएगी, ये ट्रीटी होने वाली है हमारी, ठीक है। ऐसे हाथों में दिए लेकर बैठे थे कि ये ट्रीटी तो साइन हो जाएगी, मजा आएंगे। और यहाँ पर क्या होता है, ये ट्रीटी साइन नहीं हो पाती। और इसके कारण क्या होता है, क्योंकि ये ट्रीटी साइन नहीं हो पाती है ना, रिजेक्ट कर दी जाती है, इसके कारण वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर उभर जाता है, ठीक है। पॉपुलर प्रोटेस्ट हो जाता है यानुकोविच के खिलाफ। और यानुकोविच के खिलाफ जब पॉपुलर प्रोटेस्ट यहाँ पर होता है तो यहाँ पर इसको क्या करा जाता है, इनको यानुकोविच बिल्कुल सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट उसको बहुत बुरी तरह से ऐसा हो जाता है, उसकी जान को खतरा हो जाता है यानुकोविच को, तो वो रशिया की तरफ चला जाता है, रशिया की तरफ उड़ के चला जाता है। पुतिन डिक्लेयर इट एज ए इलीगल कू बाय द वेस्टर्न पावर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए यानुकोविच रिजेक्टेड ए पेंडिंग ईयू एसोसिएशन एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एसोसिएशन एग्रीमेंट इन नवंबर 2013, और जिसके कारण चूजिंग इंस्टेड टू परस्यू ए रशिया लोन बेल आउट एंड क्लोजर टाइज विद द रशिया, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण यूक्रेन के अंदर बिल्कुल दंगे वाली स्थिति हो जाती है। तो यानुकोविच को देखो ऐसे पोस्टर होता है कि यानुकोविच को यूक्रेन छोड़ना है, यूक्रेन का मतलब हम है, पर हम ये चाहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन से ज्यादा क्लोज में रहे, ठीक है। इस तरह के यहाँ पर प्रोटेस्ट यहाँ पर होने लग जाते हैं, राइट। और यहाँ पर देखेंगे यूक्रेन प्रोटेस्ट आफ्टर यानुकोविच ईयू डील रिजेक्शन, यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट यहाँ पर देखना है आप, नवंबर के अंदर ही प्रोटेस्ट लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से होता है तो अब रशिया के प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, कौन, व्लादिमीर पुतिन, वो क्या सोचेंगे, पुतिन ये सोचेंगे भाई ये चीज तो चलती जा रही है, कहीं मेरे हाथ से क्रीमिया ना चला जाए, और फिर वो फोकस करेंगे क्रीमिया के ऊपर। वो सोचेंगे कि यार अब ये अगर मान लीजिए यहाँ पर जो आएगा, क्योंकि लोग भड़क चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी आएगा वो प्रो ईयू होगा, है ना, और प्रो वेस्ट होगा, और प्रो वेस्ट होगा तो ये क्रीमिया मेरे से छीन लेगा। यहाँ पर ये दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। और इस समस्या के कारण क्या होगा, इस समस्या के कारण रशिया जो होगा वो पूरा का पूरा फोकस कर देगा क्रीमिया के एनेक्सेशन के ऊपर। रशिया क्या करेगा, अपने बहुत सारे सपोर्टर्स जो है, ठीक है, अपने मिलिट्री के पर्सन होंगे, मास्क्ड मैन, ठीक है, जो मास्क लगाकर वहां पर क्रीमिया के अंदर चले जाएंगे। और रशिया कहेगा कि हम क्रीमिया के अंदर एक रेफरेंडम करा रहे हैं कि क्रीमिया किसके साथ रहना चाहता है भाई, रेफरेंडम करा रहे हैं क्रीमिया किसके साथ रहना चाहता है, क्रीमिया रशिया के साथ रहना चाहता है, या फिर क्रीमिया किसके साथ रहना चाहता है, यूक्रेन के साथ रहना चाहता है। और यहाँ पर ये मिलिट्री बैक्ड रेफरेंडम था, मिलिट्री पूरी की पूरी यहाँ पे उतार दी गई थी, और यहाँ पर ये बताया जाता है कि 96.7% लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें रशिया के साथ रहना है। और इसी को बेसिस बनाकर क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लेता है कौन, रशिया। ऐसा वेस्ट कह रहा है कि फोर्सफुल एनेक्सेशन उसने कर लिया, पर रशिया बोलता है मैंने बड़ा ही डेमोक्रेटिकली करा है, इन लोगों से पूछा है और लोगों ने कहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से हमने इनका रेफरेंडम कराकर हमने चीजों को सही करा है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर? यस विशाखा प्लीज। सर एक बार रेफरेंडम और प्लेबिसाइट वाला डिफरेंस बता दो। जी देखो एक होता है रेफरेंडम और एक होता है प्लेबिसाइट, ठीक है। तो प्लेबिसाइट और रेफरेंडम जो होता है, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है? रेफरेंडम मतलब क्या होता है, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट दोनों डेमोक्रेसी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, डेमोक्रेसी के, ठीक है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, इसलिए भारत के अंदर इसको हम प्रैक्टिस नहीं करते। कई बार आपने सुना होगा कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करा दो, ठीक है, कुछ बोलते हैं कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट करा दो कि कश्मीर को भारत के साथ रहना है कि पाकिस्तान के साथ रहना है कि इंडिपेंडेंट रहना है। रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में बेसिक डिफरेंस होता है ना, दोनों टर्म्स एक तरफ से सेम सी लगती है, बट बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये लोग हैं, ठीक है, ये पीपल है। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि रेफरेंडम कराया जा रहा है और लोगों ने मेजोरिटी 50%+1 लोग ने क्या कर दिया, यस कह दिया, तो अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो भी डिसीजन पीपल ने ले लिया दैट इज फाइनल, ठीक है। तो रेफरेंडम में जो भी पीपल ने डिसीजन ले लिया दैट इज फाइनल। जैसे रेफरेंडम हुआ था, यूके जो है किसका पार्ट रहे, यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहे कि नहीं रहे, ब्रेक्सिट के अंदर, तो लोगों ने कहा था कि नहीं रहना हमको यूरोपियन यूनियन के साथ, तो अब इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। वहां पे उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने फिर रेजिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि वो प्रो थे, प्रो यूरोपियन यूनियन थे, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ नहीं, एक बार रेफरेंडम हुआ ना तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, वेदर अनलाइक रेफरेंडम। प्लेबिसाइट के अंदर क्या होता है, प्लेबिसाइट के अंदर ये होता है कि प्लेबिसाइट जब भी कराया जाता है,
लोग हाँ कहें या फिर ना कहें, अल्टीमेट डिसीजन जो होगा दैट विल बी इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर मैंने प्लेबिसाइड कराया और लोगों ने कहा कि हाँ 50% +1, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन मेकिंग है कि हाँ रखे कि ना रखे, वो डिसीजन ले या फिर ना ले। इज दिस क्लियर विषय का? यस सर। तो इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे प्लेबिसाइड के अंदर अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है, तो गवर्नमेंट के हाथ में। अगर आपसे पूछा जाए कि रेफरेंडम के अंदर अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है, तो यहाँ पे पीपल के हाथ में है। इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। आपको अगर इनमें कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे याद कर लो, ब्रेक्सिट हुआ था, वो रेफरेंडम था, तो उसमें एग्जिट करना ही पड़ा फिर ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, तो उस तरह से याद रखोगे तो वो रेफरेंडम, ब्रेक्सिट का रेफरेंडम था, उसमें करना ही पड़ा। सरकार नहीं चाहती थी फिर भी करना पड़ा। सरकार के उस वक्त के जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे उनको इनफैक्ट रेजिग्नेशन भी देना पड़ा, क्योंकि वो, है ना, क्योंकि वो क्या थे, प्रो ईयू थे। तो आपको इस तरह से यहाँ पर याद, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आपको ये समझ में आया क्रीमिया का किस तरह से लिया गया। तो भाई रशिया के लिए क्रीमिया क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया, ब्लैक सी का एक्सेस और ब्लैक सी फ्लीट नेवी जो है उसकी, उसके लिए। ठीक है, तो इससे जैसे क्या होता है कि तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रीमिया पार्लियामेंट फॉर्मली अप्लाइज टू ज्वाइन द रशिया, रशिया को इसके अंदर ज्वाइन कर लेना है। अब एक बार क्रीमिया रशिया को ज्वाइन कर लिया, तो आप बताओ मुझे, जो वो पार्टीशन ट्रीटी थी या फिर वो खार्किव पैक्ट था, वो कोई मतलब का रहा क्या? वो तो नहीं रहा। तो जो 31 मार्च 2014 के अंदर जो डील कही थी, जो ट्रीटी साइन करी थी, खार्किव पैक्ट साइन करा था, वो कोई मतलब का नहीं रहा। तो शॉर्टली आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया बाय द रशियन फेडरेशन इन मार्च 2014, रशिया यूनिलेटरली टर्मिनेटेड द ट्रीटी ऑन द 31 मार्च 2014, जिसके अंदर बोला गया था कि सेवेस्टोपोल आपको किसके अंदर दिया जाएगा, कहां तक दिया जाएगा, 2042 तक आपको सेवेस्टोपोल दिया जाएगा। तो रशिया ने कहा अब इसका कोई मतलब नहीं होता, ये तो हमारा ही हो गया। यस विशाल प्लीज। सर अगर रशिया ने रेफरेंडम कराया और बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ के लोगों ने भी मतलब ज्वाइन करने को बोला है, तो सर फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में मैसेज में बोल दे कि क्रीमिया को हमने रशिया ने एनेक्स किया है। नहीं, एक्चुअली क्या था कि हम नहीं बोलते हैं, ठीक है, जो बोल रहे हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज बोल सर रही है। वेस्टर्न अब हाँ कंट्री। हाँ, अभी मैं बताता हूँ। इसलिए बोल रहे हैं वो क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी मिलिट्री रशिया ने उतार दी, है ना, पूरी की पूरी मिलिट्री रशिया ने उतार दी थी। मैंने कहा था ना मास्क में, वो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए, और वहां के लोग थे, ठीक है, उनकी, उनको प्रेशराइज करके, ऐसे बोला जाता है वेस्ट के साथ, वेस्ट ये एलिगेशन लगाता है कि उन्होंने प्रेशराइज करके इनको क्या करा, इन लोगों को ऐसा कहा कि आपको क्या करना है, हाँ में ही वोट देना है। और जहां जहाँ के लोग जो थे, जो कि प्रो यूक्रेन थे, वहां के लोगों को वोट ही नहीं देने दिया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये एलिगेशंस लगाते हैं, राइट। सर ये पर तो वेस्टर्न मीडिया ने ऐसा हाँ पर्सपेक्टिव हाँ, डेवलप बिल्कुल किया बिल्कुल होगा। बिल्कुल, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो रशिया के साथ रहना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रशिया का मिलिट्री कंट्रोल बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, तो पहले से, तो जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वो रशिया के साथ ही रहना चाहते थे। एक तो पॉइंट ये भी था, प्लस ये भी पॉइंट था कि यहाँ पर थोड़ा सा फोर्सफुली यहाँ पर एनेक्सेशन हुआ, ये भी इसके अंदर पॉइंट था, सर राइट। फिर अगर इंटरनेशनल अगर कभी लिखना भी हो तो हम लिखना तो एनेक्सेशन आप, वर्ड। हाँ नहीं नहीं, ये आप नहीं लिख सकते। आप कहेंगे कि वेस्ट नहीं, देखो मैंने यहाँ पर एक इसके अंदर करा है, यहाँ पर वर्ड इसको लिखा है, यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज कंसीडर इट एज ए फोर्सफुल एनेक्सेशन। ठीक है, ओके। तो वेस्टर्न कंट्रीज इसको एलिगेशन ये लगा रहे हैं, ठीक है, हमें तो ये लिखना है कि इस तरह से हुआ। और रेफरेंडम, एक रेफरेंडम होता है जिसके अंदर एलिगेशंस लगाए गए वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, हमें वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इस तरह से लिख देना चाहिए। ठीक है, एलिगेशन, एलिज्ड दैट, इस तरह से ये वर्ड यूज करना चाहिए। ठीक है विशाल। यस सर गॉट इट। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने फिर बोला कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत है, हम तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर दिक्कत है। अभिषेक आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? अभिषेक, अब कर पाए सर, वो पता नहीं कैसे वो बाहर हो गए, पर वो ज्वाइन नहीं करने दे रहा था सर वो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा, शायद कनेक्शन के कारण हो रहा होगा आपका। हो सकता है मेरे साइड से कुछ हो सकता हाँ वो है। आपके अब तो साथ अब हो गया है, पर काफी कुछ छूट चुका है। ठीक है, पर रिकॉर्डिंग देखनी है मुझे। हाँ रिकॉर्डिंग में, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक हमको सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक तो रीजन मैंने आपको ये दे दिया, ये एक रीजन था जिसके अंदर क्रीमिया का एनेक्सेशन जब हुआ तो यूक्रेन और वेस्ट जो है वो पूरा भड़का हुआ है रशिया के ऊपर, और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। अब रशिया ने कहा यार, और रशिया के ऊपर बहुत हार्ड सैंक्शंस वहां पे लगाए, इतने हार्ड नहीं जो कि वार के बाद लगाए थे। हम सैंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं बाय द वे नेक्स्ट क्लास के अंदर। पर यहाँ पर इस तरह से सैंक्शंस का कहानी जो है रशिया का यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, वैसे नहीं होगा यार फॉर श्योर,
तो मैंने कहा था कि रशिया के ऊपर जैसे सैंक्शंस लगाए तो रशिया मूव कर जाएगा पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ कि वो उनसे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और उसके कारण रशिया, चाइना और पाकिस्तान का एक अलायंस बनता जाएगा, क्योंकि उसकी डिपेंडेंस जो थी वो चाइना के ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगी और वॉर के बाद तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उससे कोई ट्रेड नहीं कर। अच्छा, यहाँ पे सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर, पर देखिए यूरोप जो है ना बहुत ही, अगर आप देखेंगे, सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट पे खेलता है। रशिया से गैस वैस सप्लाई और ये सब चीजें होती रही, ठीक है। आप देखेंगे नॉर्ड स्ट्रीम नाम की एक जो थी पाइपलाइन थी, नॉर्ड स्ट्रीम 1 बनाई गई, फिर नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनाई गई, जिसके अंदर जर्मनी और रशिया का बहुत अच्छा रिलेशन चलता रहा और इनके बीच में ट्रेड होता रहा, ठीक है। बट वॉर के बाद जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो ये ट्रेड भी खत्म हो गया। तो रशिया का ऐसा था, काम चल रहा था, सैंक्शंस लगा दिए थे 2014 के अंदर, पर वो कहने भर के सैंक्शंस थे, है ना। बट रशिया का काम वहां पर चल रहा था आराम से, राइट। तो रशिया को इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं था रशिया सैंक्शंस के कारण। पर रशिया जो है वो ये समझ गया था कि यार देखिए क्रीमिया जो है हमारे पास यहाँ पर रहना चाहिए। अब क्या होता है, एक चेंज ऑफ रिजीम होती है और आप देखेंगे 2019 के अंदर, 2019 के अंदर यूक्रेन के प्रेसिडेंट बनते हैं जेलेंस्की, ठीक है। अब जेलेंस्की जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो पूरे के पूरे प्रो वेस्ट थे, बहुत फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ही वाज वेरी प्रो वेस्ट, ठीक है। इसके बीच में जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है उसके प्रेसिडेंट भी प्रो वेस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात होती है। अब देखो यूक्रेन और नाटो का क्या इशू है ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे ये जो नीले नीले दिख रहे हैं ना सारे के सारे, ये क्या है, नाटो की कंट्रीज है। ये रशिया यहाँ पर है और बेलारूस और यूक्रेन जो है एकमात्र ऐसी कंट्रीज बची हुई है रशिया के बॉर्डर जो कर रही है, ठीक है, जो कि क्या है, और ये वाली कंट्री, ठीक है, ये जो कंट्री है, ठीक है, ये कंट्रीज क्या है, ये कंट्रीज एक तरह से क्या कर रही हैं, ये कंट्रीज ऐसे कर रही हैं कि ये दोनों कंट्रीज बची हुई हैं जिससे कि रशिया के पास नाटो पहुंच नहीं पा रहा। अब रशिया को ये था, अब यूक्रेन जब आया तो यूक्रेन बहुत तिलमिलाया, ठीक है, जेलेंस्की बहुत तिलमिलाया कि हमको नाटो की सदस्यता चाहिए। पर आप देखिए नाटो के देश जो है ना उन्होंने चाल चली, नाटो की सदस्यता इसको 2021 के अंदर मिलनी थी नाटो समिट के अंदर, पर इन्होंने जानबूझकर इसको नाटो की सदस्यता नहीं दी नाटो देशों ने, ठीक है। और इसके पीछे क्या दिमाग चला ये मैं आपको इसके अंदर डिटेल के अंदर बताऊंगा। और आज तक डेट, आज की डेट में भी अभी जब 2023 जुलाई के अंदर जब समिट हुई थी नाटो की, तो वहां पर भी कोई टाइमलाइन ही नहीं बताई गई किसको, जेलेंस्की को, कि इस टाइमलाइन तक आपको क्या कर लेंगे, नाटो के अंदर रख लेंगे। आज तक जो वेस्ट कंट्रीज हैं वो इसको सदस्यता देने के खिलाफ नहीं है तो हाँ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा उसको एक डिप्लोमेटिक डायमेंशन के अंदर फंसा के रख रखा है इस इशू को, जिससे कि क्या हो रहा है, जिससे कि ये क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रशिया के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है ना, हम यहाँ पे किसी को भी सपोर्ट या किसी को अपोज नहीं करेंगे, हम लास्ट में आपको बताएंगे आपको लिखना क्या है एग्जाम के अंदर, बट पहले इशू तो आप समझ लो क्या क्या इशूज है। तो यूक्रेन एंड नाटो का यहाँ पर इशू मैं आपको समझा देता हूँ कि यूक्रेन जो है वो, जो गवर्नमेंट थी, जेलेंस्की की गवर्नमेंट थी, वो चाहता था कि हमको भी नाटो बना। नाटो देश बनने का एक सबसे बड़ा ये फायदा है कि नाटो के अंदर एक आर्टिकल 5 है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें लिख रखा है अगर आप पे कोई भी हमला करता है तो हम सारी कंट्रीज मिलकर उसको मारेंगे, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट है नाटो, राइट। अब क्या होता है, यूक्रेन जो है वो सोचता है कि रशिया जो है वो हमको हमेशा परेशान करता रहता है, कभी प्रो वेस्ट गवर्नमेंट होती है तो हमको मतलब एक तरह से डिक्टेट करके रखता है। तो अगर हम यूक्रेन जो है नाटो के अंदर चल जाएगा तो रशिया का पावर हमारे ऊपर खत्म हो जाएगा और हमारा जो क्रीमिया का एनेक्सेशन करा हुआ है उस क्रीमिया को भी हम लेंगे इससे, रशिया से हम रशिया के ऊपर अटैक करेंगे, फिर क्रीमिया का एनेक्सेशन जो इसने फोर्सफुली करा था तो ये रशिया हमको मारेगा, तो ये सारे नाटो देश मिलकर रशिया की पिटाई करेंगे, ठीक है, ऐसा इसके अंदर। अब ये बात वेस्ट को भी पता है, आप ये देखिए, अब देखना थोड़े से डायमेंशन आप अपने क्लियर रखें, ठीक है, क्या है। देखो बहुत जगह यूट्यूब के अंदर बहुत कुछ आपने देख लिया होगा, पर जो हमारा एग्जामिनेशन का पर्सपेक्टिव है वो हमें समझना है सर, ठीक है। बहुत सारे कि भाई ये हो गया था वो हो गया था, ये सब बहुत सारी कहानियां सुनाने वाले बहुत बैठे हैं, तो आप उस चक्कर में ना पड़े, व्यूज के चक्कर में ना पड़े, उनको व्यूज बढ़ाने होते हैं अपने, इसलिए कुछ भी कहानी बना बना के सुनाते रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सुनाते रहते हैं, ठीक है। आपको जो आप लिखने, आप थोड़ा ना एग्जाम के अंदर वो कॉन्स्पिरेसी थोड़ी थोड़ी ना लिख कर आओगे, वो कचरा है आपके दिमाग में भर गया तो मतलब दिस इज क्रिएटिंग ए वेरी वेरी बैड इंप्रेशन ऑन योर माइंड, ठीक है। और उसके अंदर एक बार इंप्रेशन चला जाता है माइंड के अंदर तो वो कॉपी के अंदर कहीं ना कहीं झलक ही जाता है, ठीक है। तो जो चीजें फैक्चुअल है वो चीज अपेयर, तो वेस्ट कैसे सोच रहा है, वेस्ट ये सोच रहा है कि अगर मान लीजिए हम यूक्रेन को नाटो सदस्यता दे देते हैं तो यूक्रेन क्रीमिया के पास जाएगा, क्रीमिया को वापस लेने के लिए रशिया के ऊपर अटैक, फिर हमको जबरदस्ती रशिया और हमको वार के अंदर फंसना पड़ेगा, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, हमें ग्रेट गेम्स खेलने हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ग्रेट गेम्स के बारे में बात करती है। ग्रेट गेम्स क्या होते हैं, हमने अफगानिस्तान में ये टर्म पढ़ी थी। ग्रेट गेम मतलब ये होता है कि मान लीजिए राम है और एक श्याम है, ठीक है, राम और श्याम आपस में लड़ना चाहते हैं। तो राम और श्याम आपस में लड़ रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं, राम बोल रहा है श्याम से, यार मैं लड़ूंगा तेरे घर पे आके तो तेरे कांच फूटेंगे घर के, ठीक है, घर के दरवाजे में तोड़ दूंगा तेरे, ये सब चीजें, मेरे घर तू आएगा तो मेरे घर के कांच फूटेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, तीसरा किसी को मोहन को पकड़ लेते हैं और मोहन के घर पे हम यहाँ पर लड़ते हैं। तो ये मोहन जो है वो यूक्रेन है, ये जो राम है वो कौन है, वेस्ट मान लो आप, ठीक है, और श्याम जो है दैट इज रशिया। आप ये समझ रहे हैं? तो हमको क्या करना है, इनको क्या करना है, इनको यूक्रेन के अंदर ये युद्ध लड़ना है, ठीक है। इनको एक्चुअली लड़ना रशिया से था, पर उनको यूक्रेन को एक तरह से बलि का बकरा यहाँ पर बनाना होगा। दिस इज नोन एज ग्रेट गेम्स थ्योरी, दिस इज ग्रेट गेम्स, ठीक है। और यहाँ पर आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम के अंदर, यूक्रेन इज ए पार्ट ऑफ ग्रेट गेम्स, ठीक है। ये तो सबको समझ नहीं आ रहा है। अब क्या होता है कि ये जैसे ये प्रेसिडेंट बनते हैं जेलेंस्की, ठीक है, 2019 के अंदर, तो 2020 के अंदर ये क्या करते हैं, यूक्रेन ज्वाइंट नाटोस एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर। अब एनहांस अपॉर्चुनिटी पार्टनर करता है, और ये एक प्रोग्राम है जो कि नाटो का प्रोग्राम ये ज्वाइन करता है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है, और वेस्ट मीडिया कहती है कि अब तो ये नाटो का मेंबर की तरह ही बन गया। फिर नाटो के जो हेड है ना, वो उनको आकर ये क्लियर करना पड़ता है कि नहीं, ये मेंबर नहीं बना। तो एक तरह से एक प्रोग्राम है, एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम, जिसके अंदर कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट यहाँ पर वर्क नहीं करता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑन, तो यहाँ पर जैसे ही ज्वाइन करते हैं, तो फिर अब जो है रशिया को दिक्कत होती है। रशिया को लग रहा है कि नेक्स्ट जो सबमिट होनी है 2021 के अंदर, जनवरी में सबमिट होनी है, उसके अंदर इसको नाटो की सदस्यता मिल जाएगी, ऐसा रशिया को यहाँ पर लगता है। तो 14 सितंबर 2020 के अंदर जेलेंस्की अप्रूव यूक्रेन न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, है ना। 14 सितंबर 2020 के अंदर ये क्या करते हैं, अपनी नई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होती है और कंट्रीज की होती है, ठीक है, हमारी तो नहीं है खैर। तो उसके अंदर ये क्या करते हैं, ये जेलेंस्की ये बोलते हैं कि हमारा जो मेन मकसद है ना, विच प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्टिव पार्टनरशिप विद द नाटो विद द एम ऑफ मेंबरशिप इन द नाटो, कि हमको नाटो का मेंबर बनना है, ये हमारे सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पिलर है। और जैसे ये कहते हैं, तो रशिया यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। रशिया को पता चल जाता है कि भाई ये अब रहेगा, ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं अपन को दबाव बनाना पड़ेगा। और रशिया क्या करता है, एक मिलिट्री बिल्डअप कर देता है नियर रशिया यूक्रेन बॉर्डर। अपनी कंट्री के अंदर ये रहता है, पर वहां पे बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन वहां पर फोर्सेस का कर देता है। तो जब ये मोबिलाइजेशन फोर्सेस का करता है, तो यूएसए और दूसरी कंट्रीज का मजाक उड़ाती है कि कुछ नहीं है, जबरदस्ती का अपने आप को हीरो समझ रहा है ना, बार बार उसको थ्रेट करती है। तो सेकंड मिलिट्री बिल्डअप करता है, ठीक है, अक्टूबर के महीने में के अंदर, अक्टूबर 2021 के अंदर। और सेकंड मिलिट्री बिल्डअप इतना भयंकर था कि उसका, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने ऐसा मिलिट्री बिल्डअप कहीं करा नहीं था। और इतना मिलिट्री बिल्डअप मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मिलिट्री बिल्डअप का मतलब समझा देता हूं मैं आपको, क्या हुआ है कि जैसे ये है यूक्रेन, तो यहाँ पर इसके बॉर्डर्स के ऊपर, यहाँ पर स्पेशली इस जगह पर बहुत सारी फोर्सेस ने उतार दी, है ना। कुछ कुछ फोर्सेस कभी अंदर भी जा रही थी इसकी, ठीक है। तो सेकंड मिलिट्री बिल्डअप करा, और रशिया ने एक थ्रेट दिया नाटो को कि देखो नाटो, अगर तुम एग्रेसिवली ये चीज फॉलो करोगे, अगर आप यूक्रेन को एग्रेसिवली अपना क्या कर लोगे, आप इसके ऊपर एग्रेसिवली वर्क करोगे मेंबरशिप के लिए, तो वी विल डू व्हाट, वी विल अटैक ऑन द यूक्रेन, ठीक है। और हम इसके लिए आपको, फिर आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट अपन इसके अंदर, एक तो पहले क्रीमिया एनेक्सेशन पढ़ा, वहां से कहानी स्टार्ट हुई है। और दूसरा ये है, मार्च एंड अप्रैल 2021 के अंदर रशिया बिगेन मेजर मिलिट्री बिल्डअप नियर द रशिया यूक्रेन बॉर्डर। A second build-up followed in the both Russia and the Belarus. बेलारूस के अंदर भी यहाँ पे बिल्डअप फॉलो करा गया, क्योंकि बेलारूस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इज विद रशिया, ठीक है। इस यूक्रेन के इशू के अंदर बीच में आप देखेंगे इनके जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो बीच के अंदर क्या कर गए थे, वो रशिया को अपोज कर रहे थे, व्लादिमीर पुतिन को, ठीक है, बीच में मतलब यूक्रेन से पहले वाला। पर यूक्रेन के टाइम पर हमेशा बेलारूस रशिया का अच्छा फ्रेंड रहा है। फ्रॉम अक्टूबर 21 से लेकर फेब 2022 तक सेकंड बिल्डअप होता है, और सेकंड बिल्डअप के अंदर थ्रेट दिया जाता है रशिया के द्वारा कि रशिया थ्रेटन एन अनस्पेसिफाइड मिलिट्री रेस्पॉन्स, कोई अनस्पेसिफाइड मिलिट्री रेस्पॉन्स हम करेंगे, है ना, फॉलोड एन एग्रेसिव लाइन, अगर नाटो ने एग्रेसिव लाइन यहाँ पर फॉलो करा। जिसके जवाब में नाटो की सेक्रेटरी जो होते हैं वो बोलते हैं कि रशिया का कोई से नहीं है यहाँ पर, रशिया बोलेगा वैसा थोड़ा ना करेंगे हमको, अगर यूक्रेन को ज्वाइन करवाना होगा तो हम करवाएंगे, रशिया से थोड़ा ना बोलेंगे। रशिया हैज नो राइट टू एस्टैब्लिश ए स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस टू ट्राई टू कंट्रोल देयर नेबर्स। रशिया ऐसा नहीं कर सकता, जबकि रशिया कहता है कि मेरा सिक्योरिटी का इशू है। ये आपको सबको, ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी बताया, नाटो वाला पॉइंट, ये सबको आपको इसके अंदर पता हो।
अब रशिया सोचता है कि यार ये तो मान नहीं रहे, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि सब जगह लीगल दिखे, ठीक है, कि हाँ भाई लीगल है। तो यहां पर फिर आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 2014 के अंदर वापस। 2014 के अंदर एक तरह से जब यानुकोविच का प्रोटेस्ट होता है, तो रशिया के जो सपोर्टर होते हैं, ठीक है, रशिया के जो सपोर्टर होंगे, ठीक है, प्रो रशियन सपोर्टर, वो क्या करते हैं, ये दो एरियाज हैं, ठीक है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, ठीक है, ये दो एरिया है जिनको डॉनबास बोला जाता है कलेक्टिवली। यहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट यूक्रेनियन गवर्नमेंट। 2014 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2014 के अंदर यहां पर एक प्रोटेस्ट हो जाता है अगेंस्ट द यूक्रेनियन गवर्नमेंट। और यहां पर अगर आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे लोग जो होंगे, ठीक है, प्रो रशिया, और रशिया इसको पूरा का पूरा कंट्रोल करेगा। यहां पर ये लोग कहेंगे कि हमको एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, हमें एक इंडिपेंडेंट नेशंस बनाने, इस तरह से इसके अंदर बोला जाएगा। ये कहेंगे हमें डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक बनाना है और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक हमको इसके अंदर इस तरह से बनाना है। ये यूक्रेन के पार्ट है, पर यहां पर आप देखेंगे सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज यहां पर जनरेट हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सेपरेटिस्ट अपने कंट्रोल में ले लेंगे और अपनी गवर्नमेंट यहां पर बना लेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये पूरा का पूरा एरिया जो है लुहांस्क का ये वाला एरिया और डोनेट्स्क का ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, इसके ऊपर इनको कंट्रोल करना है, पर आधे के ऊपर ही सेपरेटिस्ट कंट्रोल कर पाएंगे आप। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहां पर आप सर एकदम से इधर क्यों आ गए? क्योंकि दो जो रीजन जो देगा ना रशिया को हर चीज क्या करनी की दिखानी की, देखो हम तो लीगली कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ठीक है, हम तो लीगली कर रहे हैं। तो रशिया क्या करेगा, रशिया इनको सेपरेटिस्ट मूवमेंट को 2014 के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, और सेपरेटिस्ट कंट्रोल जो एरियाज हैं उसको धीरे धीरे सपोर्ट करने लग जाएगा। ठीक है, अभी तक मिलिट्री बिल्डअप तो यहाँ पे कर ही रखा है, और मिलिट्री बिल्डअप कर रखा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके अंदर सपोर्ट यहाँ पर मिलने लग जाएगा इनको रशिया के द्वारा। अब जब रशिया इनको सपोर्ट करेगा तो आप देखेंगे कि इनकी हिम्मत बढ़ेगी, और यहां से ही एंट्री मारेगा रशिया। और वार जब स्टार्ट होगा उससे पहले, उससे 3 दिन पहले रशिया इसको रिकॉग्नाइज कर देंगे कि ये लुहांस्क और डोनेट्स्क जो है दैट आर व्हाट, और डोनबास जो रीजन है, इन दोनों को मिलाकर डोनबास रीजन हो जाएगा पूरा। ठीक है, डोनबास रीजन जो है दैट विल बी द दैट आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है, और हम इसकी आजादी के लिए लड़ाई करेंगे। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हम लड़ाई करेंगे, ठीक है, वैसे रशिया का, क्योंकि वो एक तरह से क्या है, वो वहां पर विद्रोह हो जाए मान लीजिए और हम उसको सपोर्ट करें, वैसे रशिया कह रहा है कि यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है दैट आर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी यहाँ पर डेवलप हो गई, और इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और रशिया इसको मिलिट्री सपोर्ट दे देगा। यहां से कहानी स्टार्ट होगी, यहां से फिर रशिया यूक्रेन के अंदर घुसता जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, अभी पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, रीजन कंप्राइजेस बोथ यूक्रेन कंट्रोल पार्ट एज वेल एज द सेपरेटिस्ट कंट्रोल एरिया। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो गहरा नीला रंग है वो सेपरेटिस्ट कंट्रोल है, और ये यूक्रेन की गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, as well as separatist control area, its main industries are coal mining and the steel production. This is also one of the reason कि यहाँ पर कंट्रोल बनाना चाहता है रशिया और यूक्रेन भी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस रीजन स्पीक रशियन, बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो प्रो रशिया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, रीजन स्पीक रशियन, रिजल्ट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ रशियन वर्कर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ड्यूरिंग द सोवियत एरा। ठीक है, तो यहाँ पर वही वर्कर्स बहुत सारे हैं रशिया के जो माइग्रेट हुए थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम। ठीक है, अब अप्रैल 2014 के अंदर आर्म्ड रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट सीज यूक्रेनियन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स प्रोक्लेमिंग द इंडिपेंडेंट डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक एंड लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। इस तरह का यहाँ पर मूवमेंट चलता है, और आप देखेंगे, अब टाइमलाइन को देखना आप, अब इस जो ये मूवमेंट चल रहा था पहले से 2014 से, ठीक है, बट अभी तक रशिया ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं करा था कि दिस आर द इंडिपेंडेंट रीजन। ठीक है, और थोड़े दिन Feb 22 2022 मतलब 3 दिन पहले वार से, ठीक है, 2 दिन पहले इनफैक्ट, यहां पर क्या करते हैं, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन रिकॉग्नाइजेस सेपरेटिस्ट ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन। यहां पे इनको 21 Feb को इस तरह से यहां पर करता है, न्यूज है ये 22 Feb की, तो 21 Feb को करा हुआ, मतलब 3 दिन पहले 24 Feb को अटैक करा गया। 24 Feb को ये ऑफिशियल हो गया कि रशिया जो है वो एक तरह से मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है यूक्रेन में। उससे पहले तो 1 साल तक रशिया क्या कह रहा है, हम तो मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं, भाई हम अपनी जगह खड़े हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। और उधर यूक्रेन कह रहा है नहीं नहीं हम पे अटैक होगा, यूएसए भी बोल रहा है इसके ऊपर अटैक होगा, कभी भी अटैक हो सकता है, इस तरह की बातें चल रही है।
बोल रहे हैं। और यहाँ पर रशिया बिल्कुल क्लियरली स्टेटमेंट दे रहा है, हम अटैक कर ही नहीं रहे, हम करेंगे भी नहीं अटैक, इस तरह से बोल रहा था। ठीक है। तो 21 Feb 2022, following the recognition Donetsk and the Luhansk Republic, President Putin's ordered additional Russian troops in the Donbas in what Russia called the peacekeeping mission, कि हम peacekeeping mission लगा रहे हैं वहां पर, और वहां पर हमने फोर्सेस उतार दी। मतलब इस रीजन पे, यूक्रेन के इस रीजन के ऊपर, लुहांस्क और डोनेट्स्क के रीजन के अंदर क्या करेंगे, रशिया अपनी फोर्सेस को, जो यहाँ पर फोर्सेस खड़ी थी ना मिलिट्री बिल्डअप के कारण, उसको यहाँ पर घुसा देंगे और बोलेंगे हम तो एक तरह से पीस कीपर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमसे कहा है, इन लोगों की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमसे कहा है कि हमको यहाँ पर सपोर्ट करो, हमको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करो। और यहाँ से रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया सबको? एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये अब यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि है ना, नॉर्थ से साउथ में लेकर चलो, ठीक है, ऐसा ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से। तो लुहांस्क यहाँ पर है, डोनेट्स्क यहाँ पे है, डोनबास, आपको पता है इन दोनों का जो मिलाकर एरिया जो होता है दैट इज नोन एज डोनबास। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इसकी हिस्ट्री के अंदर नहीं जाना कि पहले ये रीजन कैसे था, क्या था। रशियन बैक्ड था, मैंने आपको बता दिया ये जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला था। अब इसको 2014 का सेपरेटिस्ट मूवमेंट को यूज करते हुए रशिया क्या करता है, यूक्रेन के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है सब। तो आप यहाँ पर देखो, ऑन 21 Feb फॉलोइंग द रिकॉग्निशन ऑफ डोनेट्स्क, ठीक है, एडिशनल रशियन ट्रूप्स को डोनबास के अंदर डाल देता है, जिसको ये पीस कीपिंग मिशन बोलता है। यस अभिषेक प्लीज। सर ये वॉर का इंडिया पे के इंटरेस्ट पे क्या फर्क है, क्या बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल, वो अभी पढ़ेंगे, पहले वार को समझ लें, बस अब नेक्स्ट स्लाइड वही आने वाला है। ठीक। ठीक है। पूरा एनालिसिस कर देंगे, इवन जियो पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, ग्लोबल साउथ पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, इंडिया के अंदर इंडिया के रेस्पेक्ट क्या, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, वो सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी अपन बस वार को यहाँ पर समझ लें, अभी वार शुरू हो गया है ना, अपन ने वार शुरू कर दिया। इसके अंदर अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे पढ़ लिए जिसके अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात हमारी है। अब भारत का क्या पर्सपेक्टिव है ना, व्हाट इज इंडियाज पर्सपेक्टिव ऑन दिस वार, कि इंडिया का पॉइंट क्या है। हमें कभी एग्जाम में आ जाए कि भाई व्हाट इज इंडियाज पर्सपेक्टिव ऑन दिस वार, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सिंपल क्वेश्चन आ गया, यूक्रेन के आसपास के बॉर्डर कंट्रीज बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितनी बार अपन ने पढ़ा उसके अंदर, ठीक है, 1.5 ईयर करंट अफेयर। इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रशिया के ऊपर आप क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विशाखा क्या कहना चाहती है, अभिषेक तुम क्या कहना चाहते हो, रशिया के वार के अंदर कौन सही है कौन गलत है। हमको अपने ओपिनियन नहीं देने होते, पहले हमें अपनी गवर्नमेंट के ओपिनियन देने होते। अगर आप यूएसए के अंदर बैठे होंगे तो आप कहेंगे गलत है भाई, रशिया को पूरा क्रिटिसाइज करोगे आप वहां का, अगर आपको यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देना होगा तो। और आप भारत के अंदर बैठे हो तो भारत का क्या साइड है ये हमें कैसे पता चलेगा, और हमें एक्चुअल में एग्जामिनेशन में क्या लिखना है ये हम इसके अंदर समझेंगे। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि इसके इफेक्ट क्या क्या हुए। तो अब हमको बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी। देखिए भारत की तरफ से जो ऑफिशियल रिएक्शंस जाते हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री मोदी जो है उनके रिएक्शंस हमको बहुत इंपॉर्टेंट समझने होंगे, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है, देखिए एससीओ समिट होता है समरकंद के अंदर, ठीक है, और समरकंद के अंदर एससीओ समिट जब होता है तो यहाँ पर पुतिन और व्लादिमीर पुतिन और मोदी जी मिलते हैं। और मोदी जी पुतिन को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दोनों बैठे होते हैं जिसके अंदर मोदी जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने पुतिन से बात करी और पुतिन से बोला कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, इट इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये आप स्टेटमेंट रट लो, ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे लिखते हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते हैं। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा बोला गया, ये अभी जो टाइम नहीं है भाई, लड़ने का टाइम नहीं। क्यों भाई, कोविड-19 निकला है अभी, अभी इकोनॉमी संभलने लगी है। 2021 के अंदर इकोनॉमी, 2021-22 के अंदर इकोनॉमी संभल रही है, इतने में तुमने 22 के अंदर ये रगड़ा कर दिया है ना। तो यहाँ पर अपन को ये रखना है कि देखो हम इस वार के अंदर बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कभी भी आपको अपने रिएक्शन पूछा जाए या फिर आपके फ्रेंड पूछे कि तुम्हारा क्या रिएक्शन है, किसको सपोर्ट, अपन देखो दिल से अपन रशिया को सपोर्ट करते हैं। आपको पता है यहाँ पर जो भी बच्चे बैठे, वेस्ट हमें हमेशा एक तरह से, हम थोड़ा सा डेरोगेटरी वर्ड यूज करेंगे, एक तरह से हमको ऐसा लगा है जो कि बहुत ही, चलो नहीं करते यूज, ठीक है, बहुत ही खराब नेशन है, मतलब सेल्फिश, सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, पे रहता है। तो हम दिल से तो रशिया को सभी सपोर्ट करते हैं, राइट, कि रशिया की गलती नहीं है भाई, रशिया की सिक्योरिटी का अपना खुद का। पर आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, ऐसे तो नहीं लिख सकते रशिया को सपोर्ट करते हैं, बहस दोगे तुम जबरदस्ती का, दो जनों की लड़ाई में तुम बीच में घुस गए, क्या डिप्लोमेसी है तुम्हारी फिर, क्या यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्लियर करोगे फिर तुम तो बहस दोगे। तो बहसनेस हमको नहीं दिखानी एग्जाम के अंदर, ठीक है।
हमको लिखना है कि देखिए कोविड-19 हुआ है खत्म, कोविड-19 के बाद इकोनॉमीज अभी संभल ही रही है कि इतने में वॉर हो गया, तो दैट इज अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है दैट शुड नॉट बी द वॉर। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के मोदी के स्टेटमेंट जो है हमको यूज करने कि अब देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द September 16 2022 टोल्ड रशियन प्रेसिडेंट, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, ये डेट वेट आपको याद नहीं रखनी, बस मैंने आपको इसलिए क्योंकि एक टाइमलाइन आप देखिए कैसे कैसे अपनी चीजें चलती है। ठीक है, दैट इट वाज नॉट द टाइम ऑफ द वॉर, ठीक है, विद फूड फर्टिलाइजर एंड फ्यूल सिक्योरिटीज अमंग द मेजर कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। आज के जमाने में आज के टाइम पर फूड फर्टिलाइजर फ्यूल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए आई नो दैट टूडेज era is not of the war and we have spoken to you many times, और डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग, इन तीन वर्ड्स को याद कर लो, ट्रिपल डी। ये आपको यूज करना एग्जाम के अंदर कि जो रशिया और यूक्रेन को डेमोक्रेसी की बेसिस पे, डिप्लोमेसी की बेसिस पे और डायलॉग के बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, चीजों को सुधारनी चाहिए। और यहाँ पर फिर पुतिन क्या बोले आपको ये भी समझना होगा। पुतिन ने कहा कि हमें पता है कि भाई आपकी जो कंसर्न्स है हम समझ पा रहे हैं कि फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स, ये भी आप समझ लेना, अभी इसके बारे में भी अपन बातचीत कर लेंगे। ठीक है, However, अनफॉर्चुनेटली द अपोजिंग साइड जो है वो यूक्रेन वो मान नहीं रहा है, ऐसा ऐसा इसने कहा। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है वर्ड्स, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी, डायलॉग और इरा इज नॉट द इरा ऑफ द वॉर, कोविड-19 अभी खत्म हुआ है, ये आपको इसके अंदर रखना है। इसी तरह से फिर ये जाते हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जाते हैं कहाँ पर, रशिया के अंदर। अब ये कि हमारा जो कंसर्न है ना, हमें ऐसा नहीं बताना कि हम दुखी हैं, हम कह रहे हैं यार देख ऐसा होता है ना, देखो कैसा आप एक माइंडसेट बनाकर चलना है ना, एग्जाम के अंदर लिखते हो, हमको ऐसा है कि भाई रशिया और ये दोनों लड़ रहे हैं, अब इससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हमें ऐसे करना है कि यार हमें पड़ तो रहा है वैसे फर्क, हम बताएंगे क्या क्या इफेक्ट पड़ा है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये दोनों लड़ रहे हैं आपस के अंदर, एक तरह से अगर हम देख ले यूक्रेन को हटाओ, ये दोनों ही लड़ रहे हैं एक्चुअली में देखा जाए तो। यूक्रेन तो एक इसकी वोट अप्रोच अपना रहे हैं, यूक्रेन को बलि का बकरा बना रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि साहब यार तुम दोनों लड़ रहे हो आपस में, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम लड़ो आराम से। यार ये गरीब आदमी, यहाँ पर एक गरीब आदमी है, मजदूर आदमी, ठीक है, ये मजदूर आदमी की तो सोच लो कुछ, ये बड़ा पेन में, इसको है ना रशिया से फूड आता था, अब ये फूड आना बंद हो गया, इसको यूक्रेन से फूड आता था, ये फूड आना बंद हो गया, ये मर रहा है भाई। तो हम क्या करेंगे, हम एक टर्म उठा लेंगे, ग्लोबल साउथ। ठीक है, और ग्लोबल साउथ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं बताऊंगा तुमको ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ का हम भी एक पार्ट है ग्लोबल साउथ का, पर ग्लोबल साउथ के अंदर जो गरीब देश हैं उनको ग्लोबल साउथ बोला जाता है, मैं पूरा बताऊंगा आपको अभी इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप एस जयशंकर जाते हैं मॉस्को के अंदर, और मॉस्को के अंदर वो बोलते हैं कि भाई देखो ग्लोबल साउथ जो है ना वो एक्यूट पेन के अंदर है, बहुत तड़प रहा है वो, क्योंकि उसको फूड नहीं मिल रहा, उसको फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे, और उसको क्या नहीं मिल रहा है, उसको एक तरह से फ्यूल नहीं मिल रहा है, जो कि रशिया तुम देते थे या फिर यूक्रेन देता था। यूक्रेन इज नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्यों ये भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बोला गया जयशंकर जी के द्वारा, और यहाँ पर ये भी बोला गया कि जो मोदी जी के स्टेटमेंट है उसको रिट्रेटेड करा गया जयशंकर के द्वारा। तो क्या कहा गया हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, और ये बहुत बहुत ही अगर हम देखें ना तो हमारी अप्रोच जो है ना बहुत ही एक तरह से न्यूट्रल नहीं बोलना है, अप्रोच को न्यूट्रल वर्ड मत यूज कर देना, देखो क्योंकि न्यूट्रल हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे कि तुम न्यूट्रल हो रहे हो, हम न्यूट्रल नहीं है, हम अनबायस्ड है, अनबायस्ड रखना, ऐसे मत कहना कि भारत बहुत ही न्यूट्रल है। ठीक है, वर्ड्स का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे गोला बन गया। ठीक है, तो देखो एज प्राइम मिनिस्टर मोदी कन्वे टू द प्रेसिडेंट पुतिन इन द समरकंद इन सितंबर दैट दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये कौन बोल रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं। द ग्लोबल इकोनॉमी सिंपली टू इंटरडिपेंडेंट फॉर ए सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट एनीवेयर। कहीं पर भी ग्लोबल इकोनॉमी इतनी इंटरडिपेंडेंट है कि कहीं भी कंफ्लिक्ट होता है, नॉट टू हैव मेजर कॉन्सिक्वेंसेज एल्सवेयर, वहां पर होगी। वी आर सीइंग ए कंफ्लिक्ट दैट इज कमिंग टॉप ऑफ द सीवियर स्ट्रेसेस क्रिएटेड बाय द 2 years ऑफ कोविड, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द एरा ऑफ द वॉर। अभी टाइम नहीं है भाई लड़ने का, अभी अपन को इकोनॉमी को संभालना है, वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरी खराब है, ग्लोबल साउथ स्पेशली इज फीलिंग दिस पेन वेरी एक्यूटली। इंडिया देयरफॉर स्ट्रांगली एडवोकेट रिटर्न ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। वही बात आ गई, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टेटमेंट यूज कर बार बार हम यही स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो नॉट द एरा ऑफ वॉर, टाइम नहीं है लड़ने का। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि भाई देखो कोविड-19, हाँ उसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन कोविड-19 अभी खत्म हुआ, क्यों नहीं है टाइम, क्योंकि कोविड-19 खत्म हुआ। दूसरा ग्लोबल साउथ है ना, उसको दिक्कत हो रही है भाई, फूड फर्टिलाइजर्स और फ्यूल यहाँ पर नहीं आ रहा, तुम तो लड़ रहे हो और वो नीचे आदमी मर रहे हैं, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है, डायलॉग, डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी उसके बेसिस पे करो। दूसरा क्या है, आपको सुवरेनिटी, इंटेग्रिटी, किसी को एक दूसरे की हैम्पर नहीं करनी चाहिए। और एक और है, यूनाइटेड नेशन चार्टर को हमको फॉलो करना चाहिए और इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना चाहिए। ये सारे वर्ड आंसर में लिख दो, तुम्हारा आंसर कोई एक पैसे का नंबर नहीं काट सकता तुम्हारा।
ठीक है। अभी इन सबको फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे अभी, है ना। ग्लोबल साउथ स्पेशली इज फीलिंग द पेन, acute pain very acutely. India therefore strongly advocates the return of the dialogue and diplomacy. We are clearly on the side of the peace, respect of the international laws and support for the United Nations Charter. तो ये जो बातें हैं ये आप और भारत हर मंच से ये बोल रहा है, भारत के प्राइम मिनिस्टर भी, फॉरेन मिनिस्टर भी। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? क्या लिखना है एक्चुअल में कॉपी में, ठीक है। और वो सब चीजें हैं, वो सब बैक ऑफ माइंड में चलना चाहिए आपके कि हाँ भाई ये कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं। फॉर एनी इनिशिएटिव दैट de-risk द ग्लोबल इकोनॉमी एंड स्टेबलाइजेस द ग्लोबल ऑर्डर इन दिस स्टेट, इंडिया विल बी सपोर्टिव ऑफ दिस। ठीक है, तो ये इंडिया का रिस्पॉन्स यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया मोदी जो होता है वो कहाँ जाते हैं, मोदी एक तरह से G7 समिट का है शायद, है ना। G7 समिट के अंदर गए, आई थिंक नहीं, एक इंटरव्यू है, उसके अंदर क्या होगा कि इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं। क्या एलिगेशन लगते हैं? जो एलिगेशंस लगे थे इंडिया के ऊपर एट द टाइम ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे क्या एलिगेशन लगा था, कोई मेरे को बताएगा? इंडिया किसी भी मतलब ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रहा है, ना कि यूएसएसआर के और ना ही वेस्ट के। हाँ, तो उस पर क्या एलिगेशन लगाया था वेस्ट ने? एक डुगलस नाम के एक पर्सन थे, ठीक है, उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज हैविंग इमोरल न्यूट्रलिटी। इमोरल न्यूट्रलिटी, ये वर्ड याद रखो, देखो उसके अंदर लिखना पड़ेगा तुम्हें उसको ना। और यहाँ पर भी हमारा यही एलिगेशन लगेगा कि इंडिया क्या कर रहा है, कितना सेल्फिश कंट्री है, कहीं जा ही नहीं रहा है, ना रशिया का साथ दे रहा है ना यूएसए का साथ दे रहा, अपने अपने से मतलब है। तो ये एलिगेशन को उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने क्रिटिसाइज करा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है साहब। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे, प्रधानमंत्री डायरेक्टली बोलेंगे सम पीपुल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल वर्ड का यूज मत कर लेना, सम पीपुल से दैट वी आर न्यूट्रल। तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं वी आर नॉट न्यूट्रल, बट वी आर नॉट न्यूट्रल, ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। और तुम लिख दो कॉपी के अंदर कि भारत तो बड़ा न्यूट्रल है, गड़बड़ होगी। समझ में आ रहा है? इसलिए है ना, देखो कहीं पे भी आप कोई भी नोट्स उठा लेना, कोई भी करंट अफेयर्स के, है ना, कोई भी नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूट के, इतना डीप के अंदर कहीं पे भी जो चीज प्रिसाइज चीज जो है ना वो कहीं पे भी नहीं दी गई है कि हमको लिखना क्या है कॉपी के अंदर। ये बहुत मेहनत करके फिर मैंने निकाला है, सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर पढ़ पढ़ के, पूरा का पूरा एडिटोरियल्स पढ़ पढ़ के, जो आपका क्रक्स है ना वो है। तो ये एनालिसिस जो अपन कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर का, ये आपके लिए, यही आपको इसके अंदर पढ़ना है। फालतू कचरा दिमाग में डालो, मैं बता रहा हूँ आपको पहले। सब व्यूज का गेम है यूट्यूब के अंदर, सब व्यूज का गेम है, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और जहां पर व्यूज कम है ना, मतलब वो कंटेंट अच्छा है, पर वो कंटेंट आप देखेंगे नहीं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपका टाइम वेस्ट होने से बहुत रोक सकता है। मजा बहुत आएगा जो दूसरे कंटेंट होंगे उसके अंदर, व्यूज बढ़ रहे हैं, मजा बहुत आ रहा है। ठीक है, मैं आपको एक पर्सनल मतलब मैं बताता हूँ आपको एक बात कि हम एजुकेटर्स बैठते थे ना कि वीडियोस बनाते हैं 10 मिनट के, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को मतलब ऐसे बताना नहीं है ये चीज, है ना। क्योंकि मेरे को ये आपको ये भी बताना है क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो हम कहते थे यार देख, ये वाले टॉपिक पे बनाएंगे, काम का तो टॉपिक है, कैट की रिपोर्ट ये है कि इसके ऊपर NH जो रोड मिनिस्ट्री के ऊपर ये वाली रिपोर्ट है, ये कितने काम की रिपोर्ट है, इसमें कैट के बारे में सब कुछ बता देंगे। सर व्यूज ही नहीं आएंगे, हमें लगाना है पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत का, ये हो गया ये हो गया, पाकिस्तान भूखा मर गया, पाकिस्तान ये हो गया, एक इमोशन जनरेट करना है लोग, उससे फिर व्यूज आएंगे। अब ये काम इतना टिपिकल हो गया एक पॉइंट पर आकर कि भाई क्या करे यार, मतलब कोई टीचर जैसा स्टेटस ही नहीं लग रहा है, खुद का मेंटल सेटिस्फेक्शन जीरो, व्यूज आ रहे हैं धमाधम, मतलब जो ये हो गया पाकिस्तान ये कर दिया, और रोशन ये कर दिया, ये कर। तो उस तरह के डायमेंशंस को आपको नहीं देखना है, आपको पता है कि यही चीज चल रही है। यहाँ पर किसी ने आपको कहीं पर भी, आपने इतने वीडियोस देखे, ये बताया कि लिखना क्या है साहब कॉपी के अंदर, ये बता दे भाई हमको, तो लिखना क्या है। और सारे टीचर्स का इतने फ्रस्ट्रेट ये काम करके, सब टीचर फ्रस्ट्रेट, सारे के सारे, मैं बता रहा हूँ आपको। और सब कह रहे हैं कि यार भाई कहाँ टीचर थे, क्या बना के क्या रख दिया उसको, ठीक है, न्यूज एंकर बना के रख दिया, अंजना ओम कश्यप टाइप का, ये सब चीजें ही कर रहे हैं। हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, मतलब तो मतलब आपको उस चीज से दूर रहना है प्लीज। ठीक है, हाँ कुछ चीजें, कुछ चैनल्स हैं जिसके ऊपर अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती होगी, तो वहां पर आप जाते नहीं। ठीक है। तो वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस। हाँ, कहाँ है हम साइड है पीस की, हम ना रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं ना हम न्यूट्रल नहीं है।
ऑल कंट्री, और तो मतलब क्या है, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस का मतलब क्या है कि हम वर्क कर रहे हैं भाई, हम एक्टिवली वर्क कर रहे हैं पीस एस्टेब्लिश करने के लिए द कंट्री। वही बात, डायलॉग डिप्लोमेसी, वही बात, ठीक है। अभी वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। है ना, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं। डायलॉग जो सस्ते से सस्ता होता है ना, 100 रुपए का, ये यूज कर रहा हूँ मैं अभी हेडफोन, बिकॉज एक 5,000 रुपए का माइक खरीदा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। फिर एक 3-4 हज़ार रुपए का खरीदे पड़े हैं, 2 माइक यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। इन सब के अंदर बहुत है, आपको दिखाऊं तो ये देखिए ऐसा मस्त। कभी कभार ये सब चीजें काम नहीं आती, ठीक है, जो छोटी चीज होती है वो काम आ जाती है। खैर, अब देखो आगे चले फिर, तो हम न्यूट्रल भी नहीं है, ये भी अपन को यूज नहीं करना है। अब ये देखिए, G20 समिट ओपनिंग सेशन किसके अंदर, बाली के अंदर, अपना वाला नहीं, बाली के अंदर, ठीक है, 2022 की बात कर रहे हैं। फिर वहां से अपन को मिली थी प्रेसिडेंसी। टुडेज फर्टिलाइजर शॉर्टेज प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं, इस टुमारोज फूड क्राइसिस। कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आज जो फर्टिलाइजर का शॉर्टेज हो रहा है वो आने वाले समय में जाकर क्या होगा, फूड क्राइसिस के ऊपर जाएगा, which the world will not have the solutions. We should make a mutual agreement to keep the supply chain of both fertilizers and food grain stable and assured. कि भाई युद्ध होते रहे, पर ये जो है सप्लाई है ये हमेशा चलती रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी युद्ध के ऊपर डिपेंड हो गया, नहीं। फूड, फर्टिलाइजर्स, फ्यूल्स, इसकी ऐसी हमको सप्लाई क्रिएट करनी पड़ेगी, ग्लोबल सप्लाई, जो कि मल्टी डायमेंशन हो जिसके अंदर, और बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन हो, और जिनके हाथों में हो वो एक तरह से क्या करें, इनको हमेशा चलाते रहे। कुछ ऐसे इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन हमको बताने पड़ेंगे। अब G7 मीट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जेलेंस्की भी आए थे, और जेलेंस्की को इनवाइट करा गया था G7 के अंदर, मोदी जी को इनवाइट करा गया था, ये दोनों आपस के अंदर मिले थे, मोदी जी और जेलेंस्की, ठीक है। तो मिस्टर मोदी इन हिज रिमार्क्स सेड दैट टुडे वी हियर द प्रेसिडेंट जेलेंस्की, आई मीट हिम यस्टरडे, आई डू नॉट कंसीडर करंट सिचुएशन ए पॉलिटिकल और द इकोनॉमिक सिचुएशन, आई थिंक इट इज प्रेसिंग ह्यूमैनिटेरियन मैटर। ये एक वर्ड यूज करना है। हम किसकी साइड है, हम पीस की साइड है। हम किसकी साइड है, हम ह्यूमैनिटी की साइड है, ह्यूमन वैल्यूज की साइड है। हम डायलॉग डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी के साथ है, हम सोवरेंटी इंटेग्रिटी नेशंस के साथ है, हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर के साथ है, हम इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस लॉज के साथ है। उसको वायलेट ना करोगे। युद्ध के भी कानून होते हैं ना कुछ, जैसे महाभारत हुई तो महाभारत के अंदर कुछ कानून थे, ठीक है, कि पैदल चलते हुए को रथ वाला नहीं मारेगा, महारथी को महारथी लड़ेगा, ऐसे कानून थे। तो वैसे यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए कि भाई इस तरह। फिर ग्लोबल पीस, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी आर द पार्ट ऑफ द कॉमन गोल्स फॉर ऑल। कि हमारा इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, और इसके अंदर देखेंगे अनरेस्ट इन एनी रीजन अफेक्ट एवरी कंट्री एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज दैट हैव लिमिटेड रिसोर्सेज आर इजीली अफेक्टेड बाय सच इवेंट। सबसे जो जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स है ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम में आएगा। द डेवलपिंग कंट्रीज आर पेइंग ए हैवी प्राइस बिकॉज ऑफ द फूड, फ्यूल एंड द फर्टिलाइजर क्राइसिस। इस तरह से इसके अंदर बोला गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक टर्म यूज करना हूँ, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो 1980s का कॉन्सेप्ट है ना। 1980s के अंदर एक ब्रेंट लाइन खींची गई थी। ये जो लाइन है ये ब्रेंट लाइन है, आपने ये देखा नहीं होगा अभी तक, ठीक है, ग्लोबल साउथ के अंदर कहीं पर भी शायद। तो ये भी पूछा जा सकता है ब्रेंट लाइन क्या है, क्योंकि ग्लोबल साउथ बहुत न्यूज में है कि अब पूरा ग्लोबल साउथ पड़ गया साहब। अफ्रीका का G20 समिट के अंदर अफ्रीकन यूनियन पार्टिसिपेट कर गया, भारत ही जी ग्लोबल साउथ का सपोर्ट कर। ये आपने नहीं पढ़ा, ऐसा ही तो हुआ इस बार प्रीलिम्स के अंदर। ब्रेंट लाइन आ गया, क्या है ब्रेंट लाइन। तो 1980s के अंदर ब्रेंट लाइन डेवलप की गई थी, और इसके अंदर ये बताया गया था वर्ल्ड जो है ना वो इस तरह से कुछ डिवाइडेड है कि जो ऊपर वाला नॉर्थ रीजन है ना उसके अंदर बहुत सारे रिच कंट्रीज हैं अगर हम देखें, और साउथ के अंदर अगर कुछ कंट्रीज को हटा ले, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज को हटा ले, तो साउथ के अंदर सारी की सारी गरीबी भरी हुई है, ठीक है। और ये लाइन इस तरह से खींची गई, यहाँ पर देखिए, भारत इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस लाइन, ठीक है। इसी लाइन इस तरह से खींची गई, है ना। और यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया कि ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट वैसे पहले भी था, पर यहाँ पर एक तरह से इसको हाईलाइट कर दिया गया। तो 1980s के अंदर Brent line was developed as a way to showing that how the world was geographically split into the relative richer and the poor nations. Rich countries are almost all located in the northern hemisphere with exceptions of the Australia and the New Zealand, and poorer countries are mostly located in the tropical regions in the southern hemisphere. इस तरह से यहाँ पर बोला गया। अब जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ का मतलब सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिकली पुअर,
इकोनॉमिकली पुअर। अब आप देखेंगे जो गरीब होता है, कभी आपने गरीब को देखा है? ठीक है, वैसे तो हम सभी गरीब हैं, ठीक है। वैसे पैसे से नहीं तो मन से गरीब हो जाता है कोई, कोई कैसे गरीब हो, खैर। अगर आप देखेंगे एक बस्ती के अंदर जाए, ठीक है, उसके अंदर सारे गरीब जो है, ठीक है, उनका एक गरीबी का लेवल है, उनकी समस्याएं आप सुनो। एक रामकिशन के घर पे जाए और दूसरा किशोर लाल के घर पे जाए, तो दोनों की समस्या समझेंगे, सुनेंगे तो दोनों की समस्या सेम लगेगी आपको ना, प्रॉब्लम्स आर सेम ना। तो इन जो पुअर कंट्रीज की प्रॉब्लम भी सेम है, भाई इनलिटरेसी को करना है, पॉवर्टी से लड़ना है हमको, कहीं ज्यादा इंटेंसिटी में कहीं कम। तो इन सब का जो कल्चर है वो भी एक तरह सेम है, समझ में आ रहा है? मतलब उस पर्सपेक्टिव से सोचे आप, है ना, कि जो तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज नोन एज व्हाट, ग्लोबल। अब भारत हर मंच से ग्लोबल साउथ की बात उठा रहा है, हर मंच से, G7 से लेकर G20 से लेकर कहीं पर भी जाता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है या फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है, अगर रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में भी बात करनी होगी तो यहाँ पर यही चीज उठाएंगे, हर जगह से यहाँ पर उठाया जाए, ठीक है। तो हमको कम से कम इस लाइन के बारे में तो पता होगा। अच्छा, कौन, जस्ट रेज योर हैंड, किस किस बच्चे को इस लाइन के बारे में पता था? अब प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आ जाता है, इसको पता था यहाँ पर ग्लोबल साउथ के बारे में, सबको पता था, उसके अंदर पढ़ भी लिए तुम, 50 वीडियो भी देख लिए, चीज यहाँ पर है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो देखो अब ये दिक्कत है। अब भाई एक वार होने से, वार होने भर से सर ग्लोबल साउथ एक्यूट पेन में कैसे आ गया सर? इसके लिए हमको थोड़ा सा ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी, किसकी? हमको थोड़ी ज्योग्राफी समझ पड़ेगी यूक्रेन की, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, प्रीलिम्स की जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो चीज है, ठीक है, कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में बताया था, टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में बताया था, सवाना के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं वो बड़ी बड़े होते हैं, ठीक है, वो जंगली घास, ठीक है, जिनको तुम, इतनी बड़ी बड़ी होंगी एलिफेंटाइन ग्रासलैंड्स, ठीक है, उनको काट नहीं सकते तुम, है ना, उस पे तो बस सूखा ही पड़ा है, ठीक है, एक तरह से बस घास उगेगी। जबकि टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं उनको आप काट सकते हैं। तो ये जो है ना, रशिया, ये जो यूक्रेन है वो स्टेपीज ग्रासलैंड है, इसके अंदर स्टेपीज ग्रासलैंड समझते हैं ना, जिसके अंदर क्या है, छोटी छोटी घासें हैं, जिसको आप काट के आराम से पूरा खेत बना सकते हैं और खेत बनाकर वहां पे वीट एंड राइस उगा सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यूक्रेन के अंदर क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसा है तो यहाँ पे वीट एंड राइस आराम से उग सकता है, और क्योंकि यहाँ पे वीट एंड राइस आराम से उग सकता है तो इट इज नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा वीट और राइसेस यहाँ पर जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे तो रशिया का भी यही हाल है, रशिया के अंदर भी बहुत वीट और राइस होता है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, है ना, और ब्लैक सी वाला एरिया जो है वो वार जोन बना हुआ है, तो ब्लैक सी से ही रहेगा सब कुछ, और वो वार जोन बना है, वहां पे बम गिर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे वीट है ना, अगर अपन 2020 का डेटा देखें इसके अंदर, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर में देखें तो रशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर। फिर हम देखेंगे यूक्रेन भी बहुत अच्छा वीट एक्सपोर्ट यहाँ पर करता है, समझ में आ रहा है? ये कंट्रीज तो करती है, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, फिर यूक्रेन करता है। तो यूक्रेन के अंदर से बहुत सारा वीट जा रहा है पूरे देशों के अंदर। और अगर मान लीजिए रशिया यूक्रेन वार के अंदर जो सबसे वल्नरेबल कंट्रीज है हमें द वीट शॉर्टेज, वो कौन है? सोमालिया, गरीब, गरीबी के अंदर कंगाली में आटा गीला, बेनिन, लाओस, इजिप्ट, सूडान। अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी कंट्री जिसके अंदर, जो कि डेवलप नेशन है, जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, नहीं है। अब देखो इसके अंदर यूक्रेन से इतना सारा आता था, अब नहीं आता है, और रशिया से इतना आता था, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर रशिया से 100% रशिया से आता था, अब नहीं आ रहा है। तो ये कंट्रीज बड़ी ही प्रॉब्लम में आ गई, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो ग्लोबल साउथ के एक्यूट पेन को समझो। जयशंकर ऐसे बोल रहे हैं, आप देखो ना ये सब चीज हो रहा है। भारत के अंदर वीट बहुत है, भारत के अंदर राइस बहुत है, हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारा काम चल जाएगा, हम तो इंपोर्ट बैन कर देंगे और हमारा काम चल जाएगा कि हम किसी को नहीं दे रहे, हम खुद खाएंगे। कर दिया हमने, वीट के अंदर कर दिया था, ब्लैंकेट बैन लगा दिया था, है ना, फिर राइस के अंदर भी कुछ कुछ बैन कर दिया था अपन ने। हम तो कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा भाई, इनका देखना, ये तो मर गया भाई, भूख से मरा है, और किसके कारण मरा है? तेरे कारण, मैं, तुम दोनों लड़ रहे हो इसलिए, क्योंकि तुम दोनों उसको देते थे, इसको पहले आप नहीं देते, है ना। तो इंडिया विल डू एवरीथिंग नेसेसरी टू रिजॉल्व द यूक्रेन वॉर, प्राइम मिनिस्टर सेड ऑन सैटरडे ड्यूरिंग मीटिंग विद जेलेंस्की। और इन सबसे हम युद्ध क्यों लोग, अरे भाई हमारे लिए थोड़ा ना रोक रहे हैं हम युद्ध, ऐसे लिखना है आपको। हम ग्लोबल साउथ की देख रहे हैं, ये एक्यूट पेन में, यहाँ पर जो अफ्रीकन कंट्रीज है ये दिक्कत में आ रही है,
यहां तक सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, अभिषेक समझ में आया इंडिया के पर्सपेक्टिव? हाँ सर। अभी इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम पढ़ेंगे कल, इफेक्ट ही समझेंगे, जियो पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है और वो सब चीजें। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमें हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, फिर ही हमारा इफेक्ट समझ में आएगा हमको। ठीक है, अब क्या होता है कि रशिया के ऊपर यहाँ पर बहुत प्रेशर बनता है। ठीक है, भारत भी कई बार फोन करके बोल देता। जुलाई 22 की बात है। ठीक है, रशिया क्या करता है, रशिया एक डील साइन करता है टर्की के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ। सर टर्की कहां से आ गया बीच में? टर्की के अंदर जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, दैट इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अगर आपको व्लादिमीर पुतिन से कुछ भी बात करनी है, कुछ भी डील विल साइन करानी है ना, तो आपको उसको दोस्त को पकड़ना पड़ेगा। एर्दोगन को फोन करा यूनाइटेड नेशन ने, भाई एर्दोगन कैसे हो? एर्दोगन का आई एम फाइन, बोलो बताओ। यार तुम्हारी याद आ रही थी। बोले याद बात नहीं आ रही थी, तुम काम की बात बताओ। बोले काम की बात यह है कि हमें रशिया से बात करनी है। क्या बात करनी है? कि यूक्रेन के अंदर का जो ग्रेन है ना, वो ब्लैक सी के अंदर से वो जाने दे कम से कम, नहीं तो देश के अंदर गरीबी वरीबी आई है, इसके अंदर वार वार के पीछे ये भारत जैसे देश जो है वो पीछे पड़े हुए। तो क्या होगा कि जुलाई 22 को 2022 के अंदर एक यूनाइटेड नेशन के साथ डील साइन होगी रशिया की, और उसके अंदर टर्की एक मीडिएटर की तरह भूमिका निभाएगा। ठीक है, दैट इज नोन एज ब्लैक ग्रेन डील। बिल्कुल एक्टिव मेंबर है, बट ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द रशिया, है ना, एक्टिव मेंबर है पर फ्रेंड है, राइट। तो वो उसका मेंबर है और एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, राइट। टर्की से पार्ट ऑफ व्हाट, नाटो बाय द वे, है ना। टर्की जो है नाटो का पार्ट है, बट वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। मतलब रशिया को सपोर्ट करने का मतलब क्या है, रशिया की एक तरह से मीडिएटर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वॉर के अंदर रशिया को सपोर्ट कर रहा है, कि उससे कुछ बोलोगे तो वो बात मान जाएगा। पुतिन और उनके बीच में अच्छा पर्सनल रिलेशन है। तो ऑन जुलाई 22 to 2022, यूनाइटेड नेशन टर्की गॉट रशिया अलाउड फॉर द कमर्शियल फूड एंड फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 यूक्रेनियन पोर्ट। कि भाई 3 यूक्रेनियन पोर्ट हम यहाँ पर लगाकर आपको देते हैं। देखो ये अब ये पोर्ट है ना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें नॉर्थ से साउथ आप याद कर लेना इनको, है ना। यूजिनी पोर्ट, ओडेसा पोर्ट और क्रोनोमॉक्स पोर्ट। इन 3 पोर्ट्स के अंदर से यहाँ पर क्या होगा, एक डील साइन करा जाएगा कि यूक्रेन के वेसल्स को अलाउ करो कि ये जाए टर्की तक। ठीक है, फिर वो टर्की आगे तक पहुंचा देगा, फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट से आगे तक पहुंचा देगा टर्की, टर्की तक ये जाए, इस्तांबुल तक। और ये कॉरिडोर हम बना दे जिसके ऊपर कोई बम नहीं गिरा। एक कॉरिडोर बना दिया भाई, है ना। इतना बड़ा कॉरिडोर है, लंबा कॉरिडोर है, इतना वाइड कॉरिडोर है। नॉटिकल माइल्स के अंदर था, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक 310 नॉटिकल माइल्स तक है, और 3 नॉटिकल माइल इधर है, राइट, और 310 इधर। मतलब याद करने की जरूरत है, 1.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर आ जाए। खैर, तो इन 3 पोर्ट से क्या कराया जाएगा, जो भी ग्रेन्स होगा वो एक्सपोर्ट किया जाएगा ब्लैक सी के थ्रू, और रशिया यहाँ पर बम नहीं गिराएगा। ठीक है, रशिया यहाँ पर बम नहीं गिराएगा। रशिया कहेगा ठीक है कर लो। अच्छा, अब यहाँ पर है कि भाई ऐसा हो सकता है ना, यहाँ से टर्की के थ्रू हो सकता है कि नाटो देश है क्योंकि, और हो सकता है कि भाई जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां से वेपन्स यहाँ पर पहुंचा दिया जाए। इसीलिए तो बम बम गिरा रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर क्या कर रखा है उसने, बिल्कुल तैनात करके रख रखा है, कोई भी आएगा यहाँ से उड़ा दो उसको, है ना। तो हो सकता है बम लेके आए, तो इसलिए 3 लोग जो होंगे वो इंस्पेक्शन करेंगे, तो यूनाइटेड नेशन वाले, एक टर्की वाले, और एक ये यूक्रेन और रशिया वाले, कि यहाँ से बम बम तो जाने ही रहे। ठीक है, तो ये डील इस तरह की होती है। डील यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यूक्रेनियन वेसल गाइड्स कार्गो शिप इनटू द इंटरनेशनल वाटर ऑफ द ब्लैक सी अवॉइडिंग माइंड एरियाज। ठीक है, द वेसल देन प्रोसीड टुवर्ड्स इस्तांबुल तक जाएगा अलोंग एन एग्रीड मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, जो कि 310 नॉटिकल माइल बड़ा है और इतना, है ना, उस तरह का कॉरिडोर यहाँ पर बनाया है। शिप हेडिंग टू एंड from the Ukrainian ports are inspected by the team composed of the Russian, Turkish, Ukrainian and UN inspectors. Alongside this memorandum, a separate deal was signed. अब इसके साथ फिर अब रशिया ने हाँ क्यों कर दी इस डील के लिए सर? रशिया क्यों कर दिया? रशिया ने इसलिए कर दी क्योंकि रशिया ने बोला कि इसके बाद ये समझ लो कि हमारे ऊपर सैंक्शंस तुम कम करोगे। हमारे जो फूड और फर्टिलाइजर हम भी बेचते हैं ना, तो हमारा भी सैंक्शंस तुमको कम करना है। ठीक है, ट्रेड चलता रहना चाहिए भाई, पर हमारा भी सैंक्शंस करे। एक अलग से इसके अंदर पॉइंट इसके अंदर डाला गया, एक मेमोरेंडम डाला गया कि हमारे को भी तुम सैंक्शंस वैंक्शंस करके हमारा पूरा स्विफ्ट तुमने बंद कर रखा है, ये सब चीजें कर रखे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज साइन हुआ। ठीक है, टर्की ने बोला ठीक है साहब, रशिया साहब, यूक्रेन साहब, यूनाइटेड नेशन, हो गया काम।
कि यहाँ पर अपन कॉरिडोर बनाएंगे, वहां से यूक्रेन का होगा और रशिया का भी अपन पास करने देंगे और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे जो एक्सपोर्ट के ऊपर वो आप हटाए। तो यहाँ पर देखो, अलोंगसाइड द मेमोरेंडम सेपरेट डील वाज साइंड मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सैंक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द रशियन फूड एंड फर्टिलाइजर। रशिया बोला ठीक है यार, मेरे को भी ट्रेड करना है, तुम भी करो आराम से, और लड़ेंगे तो अपन आराम से, लड़ाई भी चल रही है, ट्रेड भी चल रहा है साथ। पर रशिया जो है थोड़े दिनों में इस ट्रीटी से क्या कर दिया, ट्रीटी से दूर जा गया। आपको ये समझ में आ गई पूरी ट्रीटी, ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी क्या है, और रशिया ट्रीटी से रशिया ने डंप कर दिया। क्यों? क्योंकि रशिया ने कहा यार फायदा तो यूक्रेन यूक्रेन को हो रहा है सर। कैसे? 21 जुलाई को है ना इसने बंद कर दिया, ठीक है, 23 के अंदर वहां तक चला गया, 1 साल हो गया। और रशिया ने बोला यार सारा फायदा ये यूक्रेन उठा के लेके जा रहा है, हमारा तो तुमने सबके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, वैसे का वैसे सैंक्शंस लगा रखे हैं, G7 के अंदर आकर और सैंक्शंस स्ट्रॉन्ग कर देते हो तुम, कभी क्या कर देते हो, कभी क्या कर देते हो। हमारी जो ये देखिए एक यहाँ पर है, अगर एक पुल है, कर्च स्ट्रेट पुल, ठीक है, ये देखो कर्च स्ट्रेट ब्रिज है, ठीक है, जो कि क्या है आप देखेंगे रशिया को और क्रीमिया को जोड़ रहा है, उसको उड़ा दिया था इन लोगों ने, ठीक है, कि रशिया और क्रीमिया का जो लिंक है उसको उड़ा दिया था। तो जब उड़ाया ना, उसके एक दिन बाद उसने ब्लैक सी ग्रीन डील से भाग गया रशिया। रशिया ने क्या कहा, पर रशिया ने नहीं कहा कि तुमने ब्रिज उड़ा दिया वो कर दिया, नहीं, रशिया ने कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लैक सी ग्रीन ट्रीटी से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रशिया क्लेम्स दैट द प्रोमिसेस मेड टू इट अंडर द डील हैव नॉट बीन मेट and it is still facing trouble exporting its own agriculture products and fertilizers because of the many sanctions the West has slapped on it। कि बहुत सारे sanctions लगा दिए वेस्ट ने, इसलिए अभी तक हमारा तो कोई फायदा हो नहीं रहा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और इसमें नहीं आया। Well, there is no direct restrictions on Russia's agriculture product. The country sees barriers on the payment platform, जैसे स्विफ्ट हमको नहीं चलान दे रहे, इंश्योरेंस, शिपिंग एंड अदर लॉजिस्टिक हैम्पर्स, उसके कारण एक्सपोर्ट हो ही नहीं पा रहा। रशिया इस तरह से ब्लेम करेगा और ट्रीटी से बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही ट्रीटी से बाहर आएगा तो रशिया को सारे वर्ल्ड लीडर्स हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, भाई ऐसा मत करो, प्लीज डोंट डू दिस रशिया। तो देखो, वर्ल्ड लीडर्स कॉल्स ऑन रशिया टू रिजॉइन द ब्लैक सी ट्रीटी। इसके अंदर ये लिखा है, देखो ये सब चीजें पढ़ लेना आप एक बार, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा। इनिशिएटिव विच इज अंडर यूनाइटेड नेशन टर्की ब्रोकरेड जुलाई 20 मोर देन 32 मिलियन मैट्रिक टन यूक्रेनियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करा गया था। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को मिला था, यहाँ पर फूड प्राइसेस 23% रिड्यूस हो गई थी और ये सब चीजें हो गया था, बट एकदम से रशिया तुम बाहर आ गया। तो रशिया कहेगा यार भाई मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हैं भाई, तुम मेरा तो कुछ करो नहीं, खुद ही खुद खाते रहो, ऐसा थोड़ा ना हो। तो इसलिए बाहर आ जाता। अब बाहर आ जाता है ट्रीटी के बाद, उसके बाद क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जियो पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रशिया फंस गया है, ठीक है, ये अपन समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। क्या रशिया जो चाहता था वो हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या अमेरिका यहाँ पर अच्छा वर्क कर रहा है, कि अमेरिका की पॉलिटिक्स सही चल रही है क्या, ठीक है, हमको क्या नुकसान हो रहा है, हमको क्या फायदा हो रहा है, ये सब चीजें अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। बट अभी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है आज के वीडियो के अंदर, है ना। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव तो अलग से मैं पढ़ा दूंगा रशिया यूक्रेन वार का, क्योंकि अगली बार भी क्वेश्चन आना ही है, इट इज श्योर, ठीक है, कि अगली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आना ही होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। बट आप इसके ऊपर स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करो। संडे को ऑफ रहेगा इस क्लास का, ठीक है, बाकी सब दिन क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए, एनी डाउट इन दिस वन? यस अभिषेक प्लीज। सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो सर मतलब ये ऐसा क्यों है सर कि साउदर्न कंट्रीज ही पुअर रह गई और नॉर्दर्न कंट्रीज रिच हो गई, ये मतलब क्या हम रीजन इसका? पूरा ग्लोबल साउथ पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि ग्लोबल साउथ को पूरा का पूरा पढ़ाकर भारत क्या कर रहा है ग्लोबल साउथ के लिए, ये अपडेशन क्लासेस के अंदर ही आएगा, तब हम पूरा पूरा कवर इसको करेंगे। अभिषेक, ठीक। है ना, उस पूरे कॉलोनाइजेशन से लेकर फिर वो सब चीजें बताएंगे आपको, कॉलोनाइजेशन में क्या क्या हुआ, किस तरह से उधर ब्रिटेन जर्मनी उन सब चीजों को लेकर आएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा पर्सपेक्टिव है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके ऊपर कर रहे हैं। अभी देखो बहुत सारी चीजें हो गई, G20 समिट हो गई, SCO समिट हो गई, इसके अंदर बहुत सारी चेंज हुआ है यूक्रेन वार के बाद, उसको इन सबको हम समझेंगे, ठीक है। ये अपडेशन के अंदर ये ग्लोबल साउथ वाला इशू है पूरा का पूरा, ये तो अभी बस अपन ने इसको टच करा है कि ब्राइट लाइन आपको बता दी, पूरा ग्लोबल साउथ का अलग से टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अफ्रीका के बारे में कुछ बहुत सारी चीजें पढ़नी है अपन को, ठीक है, और भी बहुत सारी जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो सबको मैं तुमको पढ़ा दूंगा, ठीक है, अभी पढ़ा देंगे, फिर बाद में एक प्रीलिम से पहले एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। ये क्लास चलते रहेंगे, ऐसे मत समझना कि भाई हो गया
मतलब पूरा का पूरा कोर्स ही हो गया, नहीं कोर्स नहीं हुआ है, ये तो भाई चलता रहेगा। और एथिक्स के अंदर भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे वापस से, केस स्टडीज और वो सब चीजें पढ़ेंगे, सारा का सारा पर्सपेक्टिव वापस से आपका बिल्कुल अच्छे से करवा के देंगे कि जितना आपने फीस दी है उससे बहुत ज्यादा मैं आपको इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ इन सब चीजों के अंदर, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि अब हो गया तो खत्म हो गया तो बस वो खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस है, अपन को जब ऐसा लगेगा मेरे को कि लेनी चाहिए तो मैं ले लूंगा, बस आपको जब मैं बोलूं जब क्लास अटेंड कर लेना, चाहे तुम कहीं पर भी हो, चाहे तुम प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक बार दिमाग के अंदर चीजें चल जाए तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सभी बच्चे लाइव ना करें तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लें, वे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको 1-2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, पीडीएफ में भी आपको मिल। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। कल क्लास नहीं रहेगी संडे को, मंडे को फिर से अपन इसी टाइम पर क्लास ले लेंगे।